अस्सलामु अलैकुम। पेश खिदमत है रोलुका सीरीज की खौफनाक कहानी रूह की वापसी, दूसरा हिस्सा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हसामुद्दीन ने खुश होकर कहा, अब आप मेरे सिर्फ चंद सवालों का जवाब दे दें। पहले ये बताएं कि जिस वक्त कोई नामालूम और गुमनाम औरत मुख्तार को अस्पताल में दाखिल करने आई, क्या आप मौजूद थे? हाँ, एक ऑपरेशन के सिलसिले में मुझे देर हो गई थी और मैं इत्तफाकन उस वक्त मौजूद था। मुख्तार को किसी गाड़ी में लाया गया था, कार में? हसामुद्दीन ने दूसरा सवाल किया। वो औरत मुख्तार को बेहोशी के आलम में एक घोड़ा गाड़ी में लाई। आते ही उसने कहा कि खान बहादुर, हसामुद्दीन के लड़के मुख्तारुद्दीन की कार का तुगलक आबाद के खंडरों में हादसा हो गया है। शिकस्ता कार नई दिल्ली के हमीद गैरेज में पहुंचा दी गई है और मुख्तार बेहोशी की हालत में बाहर गाड़ी पर मौजूद है। मैं आपका नाम सुनते ही बाहर आया और अमले के चंद आदमियों की मदद से मुख्तार को गाड़ी से बाहर निकाला और औरत की तरफ मुतवज्जा हुए बगैर उसे स्पेशल वार्ड में ले आया। उसके बाद हसामुद्दीन की बेचैनी बढ़ गई। उसके बाद मरीज का मुआयना खत्म करके जब मैंने उस औरत को बुलवाया तो वो जा चुकी थी। चुनाचे मैंने फौरन आपको फोन पर इतला दी और हमीद गैरेज को भी फोन किया कि क्या कोई कार उसके गैरेज में पहुंचाई गई है। वहां से कार की वसूलियाबी का इकरार हुआ ही था कि चंद मिनट के बाद आप खुद आ गए। हसामुद्दीन ने ठंडी सांस लेकर कहा, सिर्फ एक सवाल और, फरमाइए। डॉक्टर बेग ने बदस्तूर सर्द लहजे में कहा, घोड़ों का रंग क्या था? स्याह, बिल्कुल स्याह, और कोचवान एक नीला चोगा पहने हुए था। आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर बेग। वाकई शहजादी इंतानिया फिरौन के दौरे हुकूमत में जिस बग्गी पर सैर करने निकलती थी उसके घोड़ों का रंग स्याह होता था। और हसामुद्दीन के इस जवाब पर डॉक्टर बेग एक मर्तबा फिर हैरत व इस्तजाब में डूब गए और एक लम्हे के लिए उसके जहन में ख्याल आया, ये दोनों बाप बेटे पागल तो नहीं हो गए? वरना 2500 साल गुजरने के बाद भी एक औरत की जिंदगी और फिर उसकी ये तमाम सरगर्मियां। नहीं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं कर सकता। मैं इन बातों को एक कहानी से ज्यादा अहमियत नहीं दे सकता। शहजादी इंतानिया का वजूद मुमकिन है, लेकिन इंतानिया आज भी जिंदा है, ये मैं हरगिज नहीं मान सकता। डॉक्टर बेग इन्हीं ख्यालात में डूबा हुआ था कि हसामुद्दीन चले गए। एक हफ्ते के इलाज मुआवजे के बाद मुख्तार अस्पताल से घर वापस आ गया, लेकिन हादसे के सिलसिले में उसकी उलझनों में कोई कमी न हुई थी। बीमारी के जमाने में एक लम्हे के लिए भी उसके जहन से मिस्री शहजादी की तस्वीर नहीं निकली। नींद तो नींद, आलमे बेदारी में भी जब भी वो आंखें बंद करता उसको तुगलक आबाद के खंडरों के एक मकान में सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत औरत उसकी तरफ देखती नजर आती और वो घबराकर अपनी आंखें खोल देता। हसामुद्दीन ने भी उसे मना कर दिया था कि वो मुकम्मल सेहतयाबी तक उससे मिस्री शहजादी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चुनाचे मुसलसल एक हफ्ते तक मुख्तार के जज्बात अंदर ही अंदर घुटते रहे और वो इस कदर बेताब हो गया कि अभी जख्म की पट्टी हो ही रही थी कि वो अस्पताल से निकल भागे। कोठी में दाखिल होते ही वो सबसे पहले लाइब्रेरी में गया और वहां उसी तस्वीर पर निगाह डाली जिसने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। ये शहजादी इंतानिया की एक नादिर तस्वीर थी। तस्वीर में शहजादी बारीक लिबास में इस तरह मलबूस थी कि उसके जिस्म के तमाम नशेब व फराज नुमाया थे। सुनहरी बाल हवा में लहरा रहे थे, माथे पर मोतियों की एक लड़ी बिखरी हुई थी, गले में सोने का एक बारीक सांप था, लबों पर अब्दी और लाफानी मुस्कुराहट थी और एक हाथ में नीले गुलाब का एक ताज़ा फूल। तस्वीर के पस मंजर में एक मोहब्बत गाह थी जिसके बड़े दरवाजे पर अव्वल हॉल का एक छोटा सा मुजस्मा नस्ब था। मुख्तार आलमे महवियत में नामालूम कितनी देर तक उस तस्वीर के नज़दीक खड़ा रहा कि अचानक लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला और उसके वालिद हसामुद्दीन ने मुख्तार को सीने से लगा लिया। मुझे पहले से मालूम था कि अस्पताल से आते ही तुम सबसे पहले इसी तस्वीर को देखोगे, उन्होंने इंतहाई मुशफ़िकाना अंदाज में कहा और मुख्तार एक महबूब मुस्कुराहट के अलावा अपने वालिद को कोई जवाब न दे सका। हसामुद्दीन और मुख्तार एक दूसरे के बिल्कुल मुशाबह थे। फर्क सिर्फ इतना था कि एक के बाल रेशम की तरह सफ़ेद हो चुके थे और दूसरे के सर पर स्याह बालों की तरतीब कायम थी। एक के चेहरे पर बुढ़ापे का तजुर्बा और उसकी लकीरें थीं और दूसरे के चेहरे पर जवानी की सुर्खी और ताजगी थी। दोनों सेहत के एतबार से जिस्म थे, रंगो रोगन दिलकश था और खदो खाल में एक खास किस्म की रानाई और दिलकशी थी। मुख्तार हसन जवानी का एक अछूता नमूना था और हसामुद्दीन जाती हुई जवानी का एक मुजस्मा। दोनों बाप बेटे उस वक्त जिस लाइब्रेरी में मौजूद थे वो किसी हिंदुस्तानी रईस की लाइब्रेरी होने के बजाय बरतानवी म्यूजियम का वो कमरा मालूम होती थी जिसको मिस्री आसारी कदीमा से आरास्ता किया गया हो। मिस्र से हसामुद्दीन की दिलचस्पी बहुत पुरानी थी और जब से उनकी बीवी मुख्तार को 7 साल की उम्र में छोड़कर लहद के गोशे में सो गई थी, हसामुद्दीन बिल्कुल ही कदीम मिस्र का असरार बनकर रह गए थे। यही शौक उनका गम गलत कर रहा था और इसी शौक ने उनकी बीवी की जुदाई के जख्म पर गुजरते हुए वक्त के साथ मरहम का काम किया था।
مصر کے اسرار میں کھو کر وہ اپنی محبوب بیوی کو بھول جانا چاہتے تھے اور اس لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ ساری زندگی کی جدوجہد کے بعد حسام الدین نے مصر کے آثار قدیمہ کا جو مجموعہ اکٹھا کیا تھا وہ قدیم مصری تہذیب کا ایک خزانہ تھا جو پورے ملک میں ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نہ تھا۔ یہ مجموعہ صرف لائبریری کی آرائش تک ہی محدود نہ تھا بلکہ کوٹھی کا ہر کمرہ مصری تہذیب کا گہوارہ معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ دور دور سے لوگ اس کوٹھی کو دیکھنے آتے تھے اور اس طرح اگر ایک طرح حسام الدین کی شہرت میں اضافہ ہو گیا تھا تو دوسری طرف ان کی ایسے لوگوں سے بھی واقفیت ہو گئی تھی جو مورخ تھے، ڈاکٹر تھے، آثار قدیمہ کے ماہر تھے اور علوم و فنون کے پروفیسر تھے۔ کوٹھی کا انتظام حشام کی بیوہ بہن شمیم بانو کے سپرد تھا جو بیوہ ہونے کے بعد اپنی زندگی کے پرسکون دن اپنے بھائی کے ساتھ گزار رہی تھی اور مختار سے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ الغرض کوٹھی کے اندرونی زندگی میں اب تک کوئی انتشار نہ تھا، کوئی اضطراب نہ تھا، کوئی الجھن نہ تھی۔ خان بہادر کا کاروبار اپنے عروج پر تھا اور وہ ہر اعتبار سے دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں سے ایک تھے، لیکن اب ایک نیا طوفان ان کے دروازے پر دستک ضرور دے رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹے شہزادین تانیہ کی تصویر کے قریب صوفے پر بیٹھ گئے اور حسام الدین نے کہا، مجھے تعجب صرف یہ ہے کہ شہزادین تانیہ کی روح دوبارہ تم سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ یہی نہیں، میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ اس نے اپنی جھلک دکھانے کے لیے تغلق آباد کے کھنڈروں کو ہی کیوں پسند کیا۔ اگر تم سے ملنا ہی چاہتی تھی تو کسی بھی تاریک رات کو تمہاری خوابگاہ میں تم کو جگا سکتی تھی، اور میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ وہ اتنے پراسرار اور تاریک ماحول میں مجھے اپنی جھلک کیوں دکھانا چاہتی تھی۔ مختار نے کہا، صرف اس لیے کہ تم اس پر عاشق ہو جاؤ۔ حسام الدین نے کہا، اور میرے خیال میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی، کیونکہ جہاں تک میرا تجربہ بتاتا ہے تم حادثے کے بعد سے اب تک صرف اسی کے خیال میں ڈوبے رہے ہو۔ لیکن مجھے خود پر عاشق کرانے کا بھی کوئی مقصد ہوگا، بہت اہم مقصد ہے شہزادین تانیہ کا، اور اس مقصد کی ایک لمبی کہانی بھی ہے جو میں اپنے چند احباب کے آنے کے بعد تمہیں اور سب کو سناؤں گا۔ حسام الدین نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج تم آرام کرو، کل میں تغلق آباد کے ان کھنڈروں کی طرف چلوں گا جہاں شہزادین تانیہ نے تم کو اپنی جھلک دکھائی تھی۔ یقین جانو مختار، میں شہزادی کا ممنون ہوں کہ اس نے میرے اکلوتے بیٹے کی جان بچا لی۔ میرے بوڑھے احساسات پر یہ احسان ہے اور میں تم سے حلفیہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی بے چین و مضطرب روح کو اس احسان کا بدلہ ضرور ادا کروں گا۔ مجھے پوری بات بتائیے بابا، آپ نے اب تک ہر بات ادھوری کی ہے۔ مختار نے بے چین ہو کر کہا، تم صرف 3 دن انتظار کر لو، میرے چند مخصوص احباب باہر سے آنے والے ہیں، ان کے آنے پر میں پوری کہانی بیان کر دوں گا۔ حسام الدین نے مختار کے شانے تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ الجھن کم کرنے کی بجائے باپ کی گفتگو نے مختار کی الجھنیں بڑھا دیں۔ بار بار وہ شہزادی کی تصویر کی طرف دیکھتا رہا اور اس کا دماغ مسلسل سوچتا رہا کہ اپنی طرف متوجہ کرنے کا شہزادی کا کیا مقصد تھا، لیکن مختار کو اس سوال کا جواب نہ ملا۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر حسام الدین نے مختار کو تغلق آباد جانے کی تیاری کرنے کے لیے کہا اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں کی۔ مختار کو حیرت تھی کہ اس زبردست حادثے کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ ایک روح نے ان کے بیٹے کو سحر زدہ کر لیا ہے، پھر بھی وہ اتنا پرسکون کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کیا وہ واقعی معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں؟ ٹھیک 10 بجے دونوں باپ بیٹے اپنی شاندار کار میں تغلق آباد کے کھنڈروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ نئی دہلی کی صاف ستھری سڑکوں سے گزرنے کے بعد حسام الدین نے مختار سے کہا، میں جانتا ہوں کہ روح کا کوئی مسکن نہیں ہوتا، اس لیے تغلق آباد جانا بالکل بیکار ہے، لیکن پھر بھی میں وہاں اس لیے جا رہا ہوں کہ شاید میں یہ معلوم کر سکوں کہ شہزادی نے تم پر اپنا غیر معمولی خوبصورتی کا جادو چلانے کے لیے تغلق آباد کا سنسان کھنڈروں کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ ہاں ایک بات اور کہ تم اپنی یادداشت پر زور دے کر یہ بتا سکتے ہو کہ وہ کیسا لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہی تصویر والا لباس، سفید اور انتہائی باریک، مختار نے جواب دیا، اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹے خاموش ہو گئے۔ شاید دونوں اپنے اپنے خیالات میں مستغرق تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ تغلق آباد کے سنسان اور غیر آباد علاقے میں داخل ہو گئے، اور جب راستہ بالکل ہی ناہموار ہو گیا تو حسام الدین نے کار روک دی۔ اب دونوں پیدل تھے اور دور سے تغلق آباد کے محیب کھنڈر نظر آ رہے تھے۔ ہم صحیح راستے پر ہیں یا غلط راستے پر؟ حسام الدین نے سوال کیا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری کار اسی سڑک پر جا رہی تھی۔ تو پھر ان کھنڈروں میں کوہ برج تلاش کرو جس کے نیچے شہزادی کھڑی تھی، اور دونوں سایہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہر طرف تغلق آباد کے آثار کھنڈرات کی صورت میں موجود تھے، لیکن برج کا کوئی پتہ نہ تھا۔ دفعتاً مختار رک گیا۔ وہ دیکھیے، کچی سڑک سے تقریباً 40 گز کے فاصلے پر وہ برج موجود ہے، اور وہ درخت بھی جس سے میری کار ٹکرا گئی تھی۔ حسام الدین بھی رک کر اس برج کو دیکھنے لگے، اور چند لمحات کے بعد دونوں اس برج کی طرف روانہ ہو گئے۔
مختار کے ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی تھی۔ ماحول واقعی دہشتناک تھا، ہر طرف خاموشی تھی اور ایسے خطرات تھے جس کا انسان کو تصور تک نہیں ہوتا۔ لیکن حسام الدین بالکل پرسکون انداز میں اس طرح برج کی طرف بڑھ رہے تھے جیسے وہاں کوئی شخص ان کی ملاقات کا منتظر ہو۔ نزدیک پہنچنے پر معلوم ہوا کہ برج ایک شکستہ مکان کی چھت پر بنا ہے۔ مکان کے چاروں طرف 4 دیواری کھینچی ہوئی ہے اور بائیں گوشے پر ایک چھوٹا سا مینار بھی بنا ہوا ہے۔ حسام الدین اور مختار غور سے مکان کے گرد و پیش کا جائزہ لیتے رہے اور اس کے بعد حسام ایک شکستہ فصیل میں داخل ہو گئے۔ فصیل کے بعد ایک اچھا خاصا میدان تھا جس میں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی اور جنگلی پھولوں کی بے شمار جھاڑیاں موجود تھیں۔ میدان کے بعد ایک اور 4 دیواری تھی جس میں ایک محراب دار دروازہ تھا اور سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ حسام الدین نے غور سے ان پرانی شکستہ اور پتھریلی سیڑھیوں کو دیکھا اور یہ دیکھ کر ان کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سیڑھیوں پر باقاعدہ جھاڑو دی گئی ہے اور وہ بالکل صاف ہیں، گویا اس سنسان مکان کے کھنڈرات میں کوئی ذی حیات بھی موجود ہے۔ حسام الدین نے دل ہی دل میں کہا اور اس مکان میں داخل ہو کر جو یقیناً بادشاہوں کی رہائش گاہ کا کوئی اہم حصہ رہی ہوگی، دونوں باپ بیٹوں کو ایک لمحے کے لیے سناٹا سا ہو گیا۔ مکان بالکل خالی تھا، برج بالکل سنسان تھا، لیکن شکستہ مینار کے قریب ایک مسلمان بوڑھا بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز تھا۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دونوں اس بوڑھے نمازی کو دیکھتے رہے اور نماز کے بعد جب اس بوڑھے نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ان پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ بوڑھے کی آنکھیں خون کبوتر کی طرح سرخ تھیں اور اس کے سرخ و سفید چہرے پر جو روحانی جلال تھا اس پر آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے اور میری عبادت میں مخل کیوں ہوئے؟ بوڑھے کی گرجدار آواز سے پوری فضا گونج گئی۔ جی ہم؟ حسام الدین سخت دل ہونے کے باوجود حق لا گئے۔ میرے بیٹے کو اس برج کے نزدیک ایک حادثہ ہو گیا تھا، وہ سب مجھے معلوم ہے اور میرا ہی حکم تھا جو انتانیہ کی روح نے تمہارے بیٹے کو ہسپتال تک پہنچا دیا۔ بوڑھے کی آواز میں اب بھی گرمی باقی تھی اور بوڑھے کے اس جواب نے جیسے دونوں باپ بیٹوں کی سوچنے سمجھنے اور جواب دینے کی صلاحیت ختم کر دی۔ وہ دم بخود رہ گئے، گتھی سلجھنے کی بجائے الجھتی ہی جا رہی تھی۔ تو کیا یہ بوڑھا علم کی ان حدوں کو بھی پار کر چکا ہے جس کے بعد روح اور مادے میں فرق مٹ جاتا ہے اور فانی و غیر فانی دونوں ایک ہی وقت میں دیکھے جا سکتی ہیں؟ حسام الدین نے 1 منٹ کے لیے سوچا اور چاہا کہ آگے بڑھ کر اس بوڑھے بزرگ کے ہاتھوں کا عقیدت بھرا بوسہ لیں۔ نہیں، بوڑھے نے حسام الدین کو روک دیا۔ میں اسے پرستش کہتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ عقیدت کا یہ مظاہرہ تم کیوں کر رہے ہو۔ سنو، شہزادی انتانیہ کی روح بھٹک رہی ہے، وہ بیداری کے لیے بےتاب ہے۔ فرعون نے اس کے زندہ جسم کی ممی بنا دی تھی۔ حادثے والی رات وہ مجھ سے ملنے آئی تھی کہ واپسی پر تمہارے بیٹے کی نگاہ اس پر پڑ گئی اور وہ حادثہ ہو گیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن محترم بزرگ، اب میں اپنے بیٹے کی خاطر اسے بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حسام الدین نے بوڑھے کے روب و جلال کے باوجود کہہ ہی دیا۔ کوشش کر سکتے ہو۔ قاہرہ سے آگے لکسر سے صرف 22 میل کے فاصلے پر اس کا زمین دوز مقبرہ موجود ہے، جہاں وہ پتھر کے ایک تابوت میں گزشتہ 2500 سال سے لیٹی ہوئی ہے۔ بوڑھے کا لہجہ نرم ہو چکا تھا۔ اور اب تم جا سکتے ہو، کوئی دوسرا سوال کیے بغیر۔ اور یہ کہہ کر اس گمنام اور پراسرار بوڑھے نے ایسی نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا کہ دونوں پر ہیبت سی طاری ہو گئی اور دونوں الٹے قدم واپس آ گئے۔ عمارت کے باہر آ کر دونوں باپ بیٹے عالم سکوت میں ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئے اور اس پراسرار بوڑھے کی گفتگو اور اس کے نتائج پر غور کرتے رہے جس نے محض چند منٹ قبل ان کے حواسوں تک کو معطل کر دیا تھا۔ چند منٹ غور کرنے کے بعد حسام الدین جیسے چونک گئے۔ آخری سوال تو ابھی باقی ہے، اس کے جواب کے بغیر انتانیہ کا مقبرہ کیسے تلاش کیا جائے گا؟ اور وہ مختار کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر انتہائی تیز قدموں کے ساتھ دوبارہ مکان میں داخل ہو گئے۔ لیکن اب مکان خالی تھا۔ حسام الدین نے اس کھنڈر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن بوڑھے کا کوئی پتہ نہ تھا۔ مایوسی، ڈر اور خوف کے ملے جلے جذبے کے ساتھ جب وہ واپس ہوا تو اس کی نظر کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو ایک چھوٹے سے پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے حسام نے کاغذ اٹھایا تو اس میں لکھا تھا: حسام الدین، میری ملاقات کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا اور نہ آج کے بعد مجھے تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ اسرار خودی ہیں، تم ان کی تہ تک نہ پہنچ سکو گے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم واپس ضرور آؤ گے اور مجھ سے شہزادی انتانیہ کے مقبرے کے بارے میں ایک آخری سوال ضرور کرو گے۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ فرعونیہ مصر کے مقبروں سے پہلے مصریوں کی ایک مختصر سی آبادی لکسر سے 22 میل دور جب فرعونیہ مصر کے کھنڈرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تم شمال کی جانب بڑھتے جانا۔ 1.5 میل کے بعد تمہیں ایک پہاڑی نما پتھریلا ٹیلہ ملے گا۔ اس ٹیلے پر چڑھو گے تو تمہیں مشرق کی ایک جانب چھوٹا سا مضبوط مقبرہ جو اہرام کی طرز پر بنا ہے دکھائی دے گا۔ بس یہی انتانیہ کا مقبرہ ہے
اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی باہری فصیل کے جنوبی پھاٹک پر قدیم مصری زبان میں یہ عبارت کندہ ہے: اس کا مقبرہ جو بیدار کی جائے گی، اپنے بیٹے سے کہہ دینا کہ وہ دیوانگی کی حدوں کو نہ چھوئے، انسانیہ کی روح بھٹک رہی ہے، اور اگر اس کو عملیات یا دیگر روحانی طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ انتہائی خطرناک حرکتوں کا بھی ارتکاب کر سکتی ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ فی الحال انسانیہ کو ایک خواب ہی سمجھے۔ حالانکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ انسانیہ کی روح آج بھی دہلی میں موجود ہے، اور شاید اسی جگہ تمہارے بالکل نزدیک جہاں تم یہ خط پڑھ رہے ہو۔ حسام الدین نے گہری اور ٹھنڈی سانسوں کے ساتھ خط ختم کیا، اور سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ انطانیہ ان کے قریب موجود ہے۔ تھر تھراتی ہوئی نظروں کے ساتھ انہوں نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا، اور ان کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ برج کے نیچے انطانیہ اپنے قدیم لباس میں موجود تھی۔ اس کے سنہرے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، اور وہ اپنی نیلی آنکھوں سے فصیل کے باہر مختار کو دیکھ رہی تھی، جو باپ کے انتظار میں بے چینی کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ چیخ کے ساتھ ہی انطانیہ کی پرچھائی غائب ہو گئی۔ کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ حسام الدین، جس نے زمانے کی سختی اور نرمی کا انتہائی بہادری سے مقابلہ کیا تھا، وہ جو مصر کے اسرار کا دیوانہ تھا، اور جو قدیم مصر کی تہذیب کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہتے تھے، مکان سے باہر آئے اور فصیل کے باہر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ خالی برج اور دوسری مرتبہ فصیل کے باہر کھڑے ہوئے اپنے بیٹے مختار پر نظر ڈالی، اور جیسے باپ کی تمام محبت، شفقت اور تمام جذبات اس کی آنکھوں میں امڑ آئے، بوڑھے خان بہادر نے وہیں کھڑے کھڑے ایک گہری سانس لی اور زیر لب کہا: مختار کی خاطر مجھے شہزادی انطانیہ کی بے چین روح کو سکون دینا ہی پڑے گا۔ میں مصر جا کر اس کا مقبرہ ضرور کھولوں گا، ورنہ انطانیہ کی روح میرے بیٹے کو دیوانہ بنا دے گی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ تابوت میں سوتی ہوئی انطانیہ کی زندہ ممی کو بیدار کیسے کیا جائے گا؟ خان بہادر حسام الدین ایسے مصر پرست کے ذہن میں بھی نہ تھا کہ تغلق آباد کے کھنڈرات میں یہ واقعات پیش آئیں گے، اور ان کی نہ صرف انطانیہ سے بلکہ ایک ایسے انسان سے بھی ملاقات ہوگی جس پر انسان سے زیادہ فوق البشر اور فوق البشر سے زیادہ جن ہونے کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً 3 بجے رات تک وہ سو نہ سکے۔ خیالات کا ہجوم ان کو نیند سے دور کرتا رہا، اور وہ انطانیہ، بوڑھے عبادت گزار اور مختار کے تسلس میں الجھ کر رہ گئے۔ وہ جاگتے رہے اور عالم بیداری میں انطانیہ کی زندہ لاش کو دیکھتے رہے، اور باہر تمام رات بارش ہوتی رہی، بجلی چمکتی رہی، اور بادل اتنے زور سے گرجتے رہے گویا ہزاروں توپیں ایک ساتھ چلائی جا رہی ہوں۔ اور جب ان کو کوشش کے باوجود نیند نہ آئی تو وہ مسحری سے اٹھ کر آتش دان کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گئے، اور آگ کے شعلوں کو اس طرح دیکھتے رہے گویا اس آگ کے شعلوں میں بھی ان کو انطانیہ کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہ سو گئے، اور جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو بارش تھم چکی تھی۔ ابھرتے سورج کی کرنوں کا عکس پانی میں رنگ رنگ کے بلبلوں پر رقص کر رہا تھا۔ بھیگے ہوئے درخت تمام رات کی طوفانی بارش سے ڈرے سہمے کھڑے تھے، اور دور سے ان کی بہن شمیم کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ اپنے کسی نوکر کو ڈانٹ رہی تھی۔ ناشتے سے قبل حسام الدین خلاف معمول اپنی لائبریری میں گئے اور دیر تک شہزادی انطانیہ کی تصویر کو دیکھتے رہے اور سوچتے رہے۔ حد یہ کہ اسی عالم میں ان کے ہونٹوں پر ایک ہیبت ناک تبسم پیدا ہوا، اور سگار منہ میں دبائے ناشتے کی میز پر آ گئے۔ غالباً وہ کوئی سخت فیصلہ کر چکے تھے۔ شمیم بانو میز پر اپنے بھائی اور مختار کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن جب بھائی کے آ جانے کے بعد مختار نہ آیا تو انہوں نے کہا: مختار کچھ کھویا کھویا سا رہتا ہے، آج بھی اس نے ناشتے میں دیر کر دی۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھیں کہ مختار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید تھا، آنکھوں میں شب بیداری کے اثرات تھے، اور بالوں کی بے ترتیبی یہ گواہی دے رہی تھی کہ جیسے وہ ابھی سو کر اٹھا ہے۔ بیٹے کی یہ حالت باپ سے چھپی نہ رہ سکی، اور انہوں نے پوچھا: کیوں مختار، کیا تم رات دیر سے سوئے تھے؟ نہیں بابا، مختار کی آواز میں بھی مردنی تھی۔ کیوں بابا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، بہرحال شہزادی انطانیہ رات بھر ہماری کوٹھی میں موجود رہی۔ وہ کیسے؟ گھبراہٹ میں خان بہادر کے ہاتھ سے چمچہ گر گیا۔ میں 10 بجے رات کو ہی سو گیا تھا، لیکن تیز بارش کی آواز سے اچانک میری آنکھ کھل گئی، اور جب کافی دیر تک مجھے نیند نہیں آئی تو میں نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا، اور مجھے بارش سے دھلی ہوئی یہ ہوا اتنی اچھی لگی کہ میں وہیں کھڑکی کے نزدیک کھڑے ہو کر سڑک کی جانب دیکھنے لگا، جو بالکل سنسان تھی، اور جس پر بارش کے باوجود ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک سایہ کوٹھی کا آہنی پھاٹک کھول کر داخل ہوا۔ پھاٹک کے نزدیک بالکل اندھیرا تھا، لیکن جب وہ سایہ روشنی میں آیا تو وہ انطانیہ تھی۔ جی ہاں، انطانیہ،
जो गौर से मेरे ही कमरे की तरफ देख रही थी। वही लिबास, वही नीली आंखें, वैसे ही सुनहरे बाल और गले में सोने का वैसा ही बारीक सांप जो उसकी तस्वीर में मौजूद है। साफ जाहिर है इब्तदा में मैंने उसको अपना वहम समझा और बाहसियत इंसान डरकर अपने कमरे की खिड़की बंद कर दी। चंद मिनट तक हस्बे मामूल बारिश और घड़ी की टिक टिक के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन इसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी जा रही है। करीब था कि मेरे मुंह से चीख निकल जाती, लेकिन मैंने दिल मजबूत करके दरवाजे को खोला। शायद कोई नौकर ही किसी जरूरत की वजह से दस्तक दे रहा हो, लेकिन राहदारी में बिल्कुल सन्नाटा था। माथे का पसीना पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और धड़कते हुए दिल के साथ मैं दोबारा पलंग पर लेट गया। अभी मेरे ख्यालात में यकसुई आई भी ना थी कि अचानक फिर दस्तक की आवाज सुनाई दी। एक बार, दो बार, तीसरी बार, हल्की हल्की, जैसे दस्तक देने वाले के नाजुक हाथ थके जा रहे हों। इस मर्तबा मैं वाकई डर गया। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। रात के पुरहौल सन्नाटे ने मेरे खौफ में मजीद इजाफा कर दिया। मैंने चाहा कि मैं चीख मारकर आप सबको मदद के लिए पुकारूं, लेकिन चीख मेरे हलक में घुट कर रह गई। मैंने कोशिश की कि उठकर दरवाजा खोलूं, लेकिन मेरे कदम जमकर रह गए और जैसे सारा बदन सुन्न हो गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरी नींद बेहोशी की ये कैफियत कितनी देर तक बाकी रही, लेकिन जब मैंने अपने हवास पर काबू पाया तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और मेरे सरहाने नीले गुलाब का एक फूल मौजूद था, बिल्कुल वैसा ही फूल जैसा शहजादी तानिया की तस्वीर में मौजूद है। मैंने ये फूल अपने कांपते और लरसते हुए हाथों से उठाना चाहा, लेकिन उठा ना सका। रात इसी तरह गुजर गई और तमाम रात मैं ऐसा महसूस करता रहा जैसे कोठी के बागीचे में कोई नर्मो नाजुक वजूद चहलकदमी कर रहा है। मुख्तार ने ये कहकर अपनी बंद मुट्ठी खोली। गुलाब का नीला फूल अब भी बिल्कुल तरोताज़ा था। खान बहादुर हसामुद्दीन ने गौर से उस फूल को देखा और अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरी और दोबारा नाश्ते में मसरूफ हो गए। शमीम बानो जो गौर से भतीजे की आबीती सुन रही थी, नाश्ते की तरफ कतई मुतवज्जो नहीं हुई और उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में मुख्तार पर किसी आसेब का साया पड़ गया है। हसामुद्दीन ने बहन की इस खलूस में डूबी हुई बेमायनी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बदस्तूर नाश्ता करते रहे। गोया उनके ख्याल में मुख्तार की यह सरगुज़िश्त मुतवक्का थी और उन्हें इसका पहले से इल्म था। आज रात तुम मेरे कमरे में सोना। इंतानिया के सिलसिले में कल रात मैंने भी एक अहम फैसला किया है और कल सुबह आका मुसद्दिक तेहरानी की आमद के बाद मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। क्या काम? मुख्तार ने बेचैन होकर पूछा। अंतानिया की बेदारी का काम। मैं उसे बेदार करके रहूंगा। हसामुद्दीन ने मजबूत कुव्वत इरादी के साथ जवाब दिया। ये इंतानिया कौन है? आप किसकी बेदारी का तज़किरा कर रही हैं? शमीम बानो ने भाई से सवाल किया और भाई ने कहा, एक शहजादी जो सो रही है और ये मेरा हुक्म है कि आज के बाद इस मसले पर तुम मुझसे कोई बात न करना। भाई का हुक्म सुनकर शमीम खामोश हो गई। हसामुद्दीन नाश्ते से फारिग होकर चले भी गए, लेकिन मुख्तार उसी तरह कुर्सी पर बैठा रहा जैसे वो बेइंतहा थक गया हो। उसी रात सोते सोते मुख्तार की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने खेमे में सोने की बजाय वादिय बेगमात फिरौन में एक चट्टान के करीब खड़ा हुआ है। मुख्तार ने सोचा कि शायद वो कोई ख्वाब दिख रहा है, लेकिन जब उसने खुद अच्छी तरह परख लिया कि वाकई हालत बेदारी में है तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसने सोचा कि वो अपने खेमे से यहाँ तक कैसे आ गया और फिर उसे अपने पुरस्कार दोस्त हसन असगर के ये अल्फाज भी याद आ गए कि मुख्तार, यह हजारों साल पुरानी रूहों का मस्कन है। आज के बाद यहाँ रात को तनहा कभी ना आना। और हसन असगर के ये अल्फाज याद आते ही मुख्तार सहम गया। अभी वो ये इरादा कर ही रहा था कि जल्द अज जल्द अपनी क़यामगाह की तरफ वापस लौटे कि अचानक उसने देखा कि चट्टान के करीब एक सफ़ेद साया उभर रहा है। करीब था कि खौफजदा मुख्तार के मुंह से एक दिलदोज़ चीख निकल जाती कि बिल्कुल खिलाफे तवक्को उसके कानों में आवाज़ आई, ये मैं हूँ, तुम्हारी महबूबा इंतानिया, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जुमला कदीम मिस्री ज़ुबान में अदा किया गया था और मुख्तार को हैरत थी कि उसने ये ज़ुबान ना जानते हुए भी उसका मतलब कैसे समझ लिया। और काश के मुख्तार को मालूम हो जाता कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। अब मुख्तार यानी अहमस ने देखा कि सफ़ेद परछाई ने धीरे धीरे से एक इंसान की शक्ल इख्तियार की। खदोखाल उभरे, लिबास वाज़े हुआ, नीली आंखों में चमक पैदा हुई, सुनहरे बाल हवा में लहराए और परछाई की जगह एक मरमरी तराशीदा जिस्म उसकी निगाहों के सामने आ गया। मुख्तार ने देखा इंतानिया उसके सामने खड़ी थी। वो देर तक हुस्न और खूबसूरती के उस खामोश पैकर को देखता रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे चांद की किरणों ने औरत का रूप इख्तियार कर लिया है, एक ऐसी औरत का रूप जिसका लिबास भी चांद की रो पहली किरणों से बनाया गया है। अहमस, एक मर्तबा फिर फिजा में मुतरन्नम दिलकश आवाज़ फैली। आवाज़ बिल्कुल नज़दीक से आई थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये आवाज़ दूर, बहुत दूर से माजी के तमाम पर्दों को चाक करती हुई
ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ چشم زدن میں طے کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور جیسے یہ آواز نہ ہو، کھلے ہوئے شاداب پھولوں کی بارش ہو جس نے پورے ماحول کو اپنی خوشبو سے معطر کر دیا ہو۔ احمس، تم خاموش کیوں ہو؟ آؤ میرے قریب آؤ۔ مصری زبان میں ایک مرتبہ پھر ایک نغمہ سا بکھرا، لیکن مختار دم بخود رہا۔ وہ مختار سے احمس میں تبدیل ضرور ہو چکا تھا، لیکن اپنی شعوری کیفیات کی بیداری کی وجہ سے ابھی وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس وقت وہ خان بہادر حسام الدین کے بیٹے مختار کی بجائے انطانیہ کے محبوب احمس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے یہ احساسات بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہے۔ آہستہ آہستہ اس کی شعوری کیفیات ڈوبتی گئیں اور وہ انطانیہ کی آواز کی موسیقی میں اس طرح کھو گیا کہ اس سے گزرتے ہوئے وقت کی خبر نہ رہی۔ انطانیہ کی نیلی آنکھیں بدستور اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، وہ آنکھیں جن میں ہزاروں سال کا دم توڑتا ہوا انتظار جھلک رہا تھا۔ اور پھر جیسے ان پاک اور معصوم آنکھوں کے سحر نے مختار کے ذہن کی تمام الجھنوں کو چاند کی نرم اور آفاقی کرنوں سے دھو دیا۔ اب وہ بھی احمس تھا، مختار کی بجائے احمس، جس کے جسم پر موجودہ دور کے شب خوابی کے لباس کی بجائے قدیم مصری لباس بھی تھا۔ اور انطانیہ کے ہونٹوں پر ایک میٹھی اور فاتحانہ مسکراہٹ ناچ اٹھی۔ اس نے مسحور کن انداز میں ایک ہلکی سی انگڑائی لی اور پھر احمس کے بالکل قریب آ گئی۔ وقت ہمیشہ آگے کی طرف بھاگتا ہے، لیکن آج قدیم مصر کی اس ہولناک وادی میں جب ہزاروں سال سے بچھڑی ہوئی روحوں کا ملاپ ہوا تو وقت پیچھے کی طرف واپس ہو چکا تھا۔ احمس اور انطانیہ ایک دوسرے کے بالکل نزدیک تھے اور ماضی، حال اور مستقبل کا تمام فرق ختم ہو چکا تھا۔ ماحول کی رومان انگیزی، گرد و پیش کی تنہائی اور جذبات کی وارفتگی کے تحت احمس نے چاہا کہ وہ انطانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہے کہ محبت سے خالی دل کے ساتھ وہ ہمیشہ پیدا ہوتا رہا اور اس کے انتظار میں موت کی وادی سے پرچھائی کی طرح گزر کر ہمیشہ اس دنیا میں واپس آتا رہا۔ لیکن اسے انطانیہ نہ ملی، لیکن خلاف توقع انطانیہ نے اسے کہا، میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرو احمس، تم انطانیہ کے جس جسم کو دیکھ رہے ہو وہ میرا جسم نہیں بلکہ میری روح کا عکس ہے۔ روح کو اس کی خاص قوت ارادی کے تحت دیکھا جا سکتا ہے لیکن چھوا نہیں جا سکتا۔ پھر مجھے بتاؤ کہ تمہاری روح کی پرچھائی کب تک میری آنکھوں کو سوگوار بناتی رہے گی، اور کب وہ وقت آئے گا جب ہماری روحوں کو اپنے اصل جسم میں واپس آنے اور ایک دوسرے سے ملنے میں کوئی مادی یا روحانی پابندی نہ ہوگی۔ احمس نے اپنے جذبات پر قابو پا کر کہا، احمس، انتظار کے طویل لمحات اب ختم ہو چکے، اور وہ دن دور نہیں جب تم میرے مقبرے کا زمین دوز دروازہ توڑ کر میرے سنگی تابوت کا ڈھکن اٹھا رہے ہوگے۔ بس یہی دن میری لمبی نیند کا آخری دن ہوگا، میں بیدار ہوں گی اور اس کے بعد احمس صرف تم ہوگے اور میں ہوں گی۔ اس دنیا کی سرسبز و شاداب وسعتیں ہوں گی، پھول کی خوشبو ہوگی، زندگی کا رقص ہوگا، میرے اور تمہارے دل کی دھڑکنوں کی یکجائی ہوگی، اور مستقبل ایک نہ ختم ہونے والے کہکہے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے احمس، مقبرے کا دروازہ توڑنے کے لیے جلدی کرو، اب مجھ میں انتظار کی مزید قوت باقی نہیں رہی۔ میری روح کی بے چینی اپنی انتہائی معراج پر پہنچتی جا رہی ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سنگی تابوت کے اندر میرا دم گھٹ کر رہ جائے گا۔ اطمینان رکھو انطانیہ، تمہاری نیند کی مدت ختم ہو چکی، احمس نے کہا۔ انطانیہ کا روحانی وجود چاند کی کرنوں میں ضم ہونے لگا، اور جب دور، بہت دور سے آواز آئی، میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، انطانیہ چلی گئی، لیکن احمس دوبارہ مختار میں تبدیل نہ ہوا۔ اب ماحول تبدیل ہو گیا تھا، سرد اور اداس ہواؤں نے فضا کو غمزدہ کر دیا تھا۔ انطانیہ کے جاتے ہی چاروں طرف ایک عجیب اداسی بکھر گئی تھی۔ کھجور کے جھومتے ہوئے درخت چاند کی کرنوں کی لوریاں سن کر سو گئے تھے۔ احمس بالکل خاموش کھڑا تھا، نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ ماضی کے گمشدہ دن اور محبت میں ڈوبی ہوئی راتیں اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ حد یہ کہ چاند کی روشنی پھیکی پڑنے لگی، اور پھر بالکل اچانک اس کے بالکل قریب ایک تیز خوشبو پھیل گئی۔ ابھی فضا میں خوشبو تھی، ہواؤں میں مہک تھی، لیکن ابھی پلک جھپکنے میں یہ بدبو کیسے پھیلی؟ احمس نے سوچا، اور ابھی وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے قریب ایک سایہ ابھر رہا ہے۔ لیکن اف، یہ سایہ انطانیہ کے برعکس کتنا بھیانک، کتنا ہیبت ناک اور کتنا لرزہ خیز تھا۔ مضبوط دل والا احمس بھی اس سائے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ میں اس پاتا ہوں، انطانیہ کا منگیتر، جس سے شہزادی کو نفرت تھی، وہ جو شہزادی کے حسن کا دیوانہ تھا، اور وہ جس کی منگنی کا اعلان خود فرعون سیٹی اول نے کیا تھا۔ میں سمجھ گیا، لیکن تم مجھ سے ملنے کیوں آئے ہو؟ احمس بولا۔ اس لیے آیا ہوں کہ جہاں تم انطانیہ کی بیداری کا انتظار کر رہے ہو، وہاں اس کے لیے بھی تیار رہو کہ تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا، مجھ سے، یعنی اس پاتا سے جو ہر حال میں انطانیہ کو حاصل کر کے رہے گا، اس لیے کہ وہ فرعون کے اعلان کا احترام کرے گا۔
अहमस तुम ये ना समझना कि स्पाता मर चुका है। अगर इंतानिया जिंदा है, अगर अहमस जिंदा है तो स्पाता भी बाकी है, उसका इरादा भी बाकी है और उसकी मंगनी भी बाकी है। बस यही कहने के लिए मैं वादी में आया था और अब आखिरी इंतबा के बाद दोबारा अपनी लहद में वापस जा रहा हूँ। अहमस के देखते ही देखते ये साहिब फिजा की इंतहाई वुसअतों में तहलील हो गया। अब वो फिर तन्हा था, लेकिन नरम हवा के झोंके बदस्तूर उसके चारों तरफ चल रहे थे। अचानक अहमस ने महसूस किया कि वो एक गहरे और तारीक गार में गिरता जा रहा है। धुंध की एक दबीज चादर उसको अपनी तरफ लपेटती जा रही है। उसकी आंखें बंद होती जा रही हैं और फिर जैसे किसी मजबूत हाथ ने उसको संभाल लिया हो, और ये हाथ उसके दोस्त हसन असगर का था जो उसको सुबह होने के लिए जगा रहा था। मुख्तार ने अपने पलंग पर लेटे लेटे आंखें खोली। रात के तमाम वाक़यात उसको अब तक याद थे। उसने चाहा कि वो हसन असगर को सब कुछ बता दे, लेकिन कबल इसके कि उसकी जुबान से एक लफ्ज़ भी निकलता, हसन असगर खुद ही बोल उठा, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, इसलिए तुम अपनी जुबान ना खोलो। तुम्हें यह सुनकर वाकई हैरत होगी कि रात को जब तुम मुख्तार की बजाय अहमस थे, मैं भी तुम्हारे साथ था। तुम मेरे साथ थे? मुख्तार ने डर और खौफ की वजह से हकलाते हुए कहा। हाँ, यकीन करो मुख्तार, जब से तुमने सरजमीन मिस्र पर कदम रखा है मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारी खबरगिरी करता रहता हूँ, इसलिए कि लाशऊरी तौर पर हम दोनों का मकसद एक है। कौन सा मकसद हसन असगर? पिछले कई दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम हर बात मुअम्मे की शक्ल में करते हो। इंसानी की बेदारी हम दोनों का मुश्तरका मकसद है, लेकिन जहाँ तक मुअम्मे का ताल्लुक है, अगर कल रात तुम मुझे देख लेते तो शायद समझ जाते कि मैं कोई मुअम्मा नहीं हूँ। बहरहाल जल्द तैयार हो जाना, यहाँ के खंडरात की सैर करने चलेंगे। हसन असगर ये कहकर चला गया, लेकिन मुख्तार की उलझनें बदस्तूर बाकी रहीं। वो सोचता रहा, इंसानी की बेदारी एक हैबतनाक असरार क्यों बनती जा रही है? हसन असगर मेरे वजूद में इतनी गैर मामूली दिलचस्पी क्यों ले रहा है? मैं आवागौन का कायल नहीं, फिर इंसानिया मुझे अहमक क्यों समझती है? जब से मैं मिस्र आया हूँ, मिस्र की तारीख और इसके किरदार मुझे जाने पहचाने क्यों नजर आ रहे हैं? ऐसे हजारों सवाल थे जो एक भंवर की तरह मुख्तार के जहन में उभरते और डूब जाते, लेकिन मसले पर हर तरह से रोशनी डालने के बावजूद मुख्तार को किनारा न मिला। अभी मुख्तार नहा धोकर तैयार ही हुआ था कि आकाए तेहरानी हसामुद्दीन और हसन असगर पार्टी के दीगर अफराद के साथ उसके खेमे में आ गया। प्रोग्राम ये था कि आज दिन की रोशनी में ही मकबरे के तरफ का मुआयना कर लिया जाए, ताकि बाद में खुदाई के वक्त किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। पार्टी के तमाम अफराद का कहना था कि खिलाफ तवक्को पहले ही रात को शहजादी का मकबरा मिल जाना मुहिम के लिए एक नेक शगुन है, इसलिए अब आइंदा इकदामात के सिलसिले में वक्त बर्बाद न किया जाए। तेहरानी ने आज 3 मजदूर भी साथ ले लिए थे और हस्बे मामूल आज वो अपने कांधे पर एक बंदूक भी लटकाए हुए था। ठीक 10.5 घंटे के बाद वो लोग एक वसी शाही कब्रिस्तान के खंडरों से गुजरे, जहां मिस्र कदीम के शहनशाह बेगमात, हिक्मा और काहिन आबाए सुलफ की तहजीब, तमद्दुन और तारीख को लिए हुए अब्दी नींद सो रहे थे। एक ऐसी तहजीब जिसका दावा आज के इन वीरानों ने हजारों साल पहले उस वक्त किया था जब पूरी दुनिया पर जहालत के तारीक पर्दे पड़े हुए थे। हर तरफ गजब की खामोशी और सन्नाटा तारी था। दफातन हसामुद्दीन ने तेहरानी से पूछा, तेहरानी, तुम्हारे ख्याल में शहजादी के संगी ताबूत तक पहुंचने में कितने दिन सरफ होंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका इन्हसार पत्थरों की खुदाई और कटाई पर होगा। अगर पत्थर मजबूत हुए और मसाला सख्त हुआ तो मुमकिन है कि हमें 1 हफ्ता लग जाए। दूसरी बात यह कि हमें मकबरे के अंदर की इमारत और उसकी साख्त का कोई अंदाजा नहीं। अक्सर ये भी होता है कि दाखिली दरवाजे के बाद भी असल मदफन तक पहुंचने के लिए किसी मजबूत दरवाजे को तोड़ना पड़ता है। ऐसी सूरत में दुश्वारियां और भी बढ़ जाती हैं। हसन असगर ने भी तेहरानी की बात सुनी थी। उसने चाहा कि वो बात को आगे बढ़ाए और पार्टी के तमाम अफराद को यकीन दिलाए कि मकबरे का दाखिली दरवाज़ा तोड़ने के बाद शहजादी के संगी ताबूत तक पहुंचने में कोई दुश्वारी न होगी। लेकिन नामालूम क्या सोचकर वो खामोश रहा। अलबत्ता एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके लबों पर जरूर फैल गई। अब धूप बढ़ गई थी और गर्मी की शिद्दत ने सबको परेशान कर दिया था। चुनाचे तेहरानी के मशवरे पर यह काफिला एक जगह आराम करने के लिए ठहर गया। उस जगह से एक मिस्मार शुदा मकबरा के खंडर बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। तेहरानी ने उन खंडरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिरौन का नाम लेते ही हमारे जहन में एक जालिम, जाबिर, संगदिल और मुलहद किरदार उभर आता है, लेकिन गालिबन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि मुतअद्दिद फिरौन बहुत ही नेकदिल और मिसाली किरदार के हामिल थे। मसलन ये सामने वाले खंडर जिस फिरौन के मकबरे के हैं वो दियानत, सदाकत, इंसाफ, सादगी, इखलास और इंसानियत नवाजी का जिंदा मुजस्मा था। तेहरानी ने सिगरेट का एक तवील कश लेकर अपनी बात दोबारा शुरू की। इस फिरौन का नाम अखनातून था और कदीम तारीख के अंदाजे के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 80 बरस कबल इसका इंतकाल हुआ था। आम फ़राइना के बिल्कुल बरक्स अखनातून मौहिद था। ये फिरौन कदीम तारीख का पहला शहनशाह था
جس نے حکومت کی پالیسی اور اپنے آباء و اجداد کی روایت کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو خدا کہلوانے کے بجائے مصر کی اسلام پرستی کی زبردست مخالفت کی اور توحید کا نعرہ بلند کر کے مصری عوام کو ایک نیا فلسفہ اور ایک نیا انداز فکر دیا۔ اخناتون صرف 17 سال حکومت کرنے کے بعد محض 38 سال کی عمر میں مر گیا، لیکن اس کے دور حکومت کو دنیا کی تاریخ میں جو اہمیت حاصل ہے وہ دنیا کے چند ہی حکمرانوں کے ادوار کو نصیب ہو سکی ہے۔ اس فرعون سے قبل ہر فرعون کو را یعنی سورج دیوتا کا عرضی بیٹا سمجھ کر پوجا جاتا تھا اور مصریوں کے مذہب پر لاتعداد دیوتا مسلط تھے۔ چنانچہ جب اخناتون بھی تخت پر بیٹھا تو اس کی بھی پرستش کی گئی۔ میں اخناتون کا یہ قصہ محض وقت گزاری کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کا تعلق شہزادی انطانیہ سے بھی ہے۔ بچپن ہی سے اخناتون کا معصوم ذہن مصر کے ان گنت خود ساختہ خداؤں سے بھٹک کر خالق حقیقی کی تلاش میں رہتا تھا۔ کم سن فرعون زادہ مہکتے چمن زادوں میں گھنٹوں پرندوں کے نغمے سنتا، سورج کو نکلتے اور ڈوبتے دیکھتا اور پھر دل ہی دل میں سوچتا کہ ان تمام چیزوں کی تخلیق کسی انسان کی قوت میں ممکن نہیں۔ اخناتون کا باپ فرعون امہوتپ سوئم نے جو یہ خبریں سنی تو اس نے گوتم بدھ کے باپ کی طرح یہی حل نکالا کہ کم سن ہی میں بچے کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ اس نے متانی کے آرائی حکمران وشرتا کو پیغام دیا کہ وہ اپنی بیٹی تادوخیپا کی شادی اس کے لڑکے سے کر دے۔ وشرتا نے فوراً یہ رشتہ قبول کر لیا اور اپنی 10 سالہ لڑکی تادوخیپا مصر روانہ کر دی، جہاں سب سے پہلے اس کا مذہب تبدیل کر کے اس کا نام نفریتی رکھا گیا اور پھر اخناتون سے اس کی شادی کر دی گئی۔ ابھی اس شادی کے شادیانے فضا میں گونج رہے تھے کہ اخناتون کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ پجاریوں کے متفقہ فیصلے کے بعد اسے فرعون بنا کر تخت پر بٹھا دیا گیا، لیکن کچھ ہی عرصے میں طاقتور کاہنوں کو محسوس ہو گیا کہ ان کا نیا فرعون ان کی نظریاتی اور مذہبی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا۔ اخناتون 11 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا اور ایک دن میں خدا بندی سے متعلق تمام مصری نظریے ٹھکرا کر ایک اندیکھے خدا کا نظریہ پیش کر دیا اور اپنے اس خدا کی تبلیغ کے لیے اس نے پوری قوت صرف کر دی۔ پورے ملک میں آسن کی رسم باجبر ختم کر دی گئی، پجاریوں کے تمام اختیارات، وسائل اور وظائف ضبط کر لیے اور شیبا میں اس اندیکھے خدا کی عبادت کے لیے ایک عظیم و شان مندر بنوائی جو آج کی تاریخ میں جم آئین ام پرتن کے نام سے مشہور ہے۔ پجاریوں کی قوت اور رہی سہی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اس نے موجودہ قاہرہ سے 160 میل دور ایک راجدھانی تعمیر کرائی اور اس کا نام چاخت عطن رکھا۔ آفتاب پرستوں کے اس فرعون نے اپنی نئی راجدھانی میں آ کر اعلان کیا کہ آفتاب بھی ڈوبتا نکلتا ہے، اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ سورج خدائے برحق کی ایک عظیم تخلیق کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور ہم سب کا خالق تمام مادی خواص سے مبرہ ہے۔ اخناتون نے اپنے اس خدا کی مزید وضاحت کی اور کہا کہ میرا خدا زمان و مکان کی قید سے بالا تر ہے، مادی خواہشات سے آلودہ نہیں ہے، وہ کسی خاص ملک یا قوم کے لیے مخصوص نہیں اور نہ اس کا جسم انسانی اور حیوانی اعضاء سے مرکب ہے۔ اس نے ایک دن تمام پجاریوں کو بلا کر کہا کہ میرا خدا دنیا کی تمام بڑی قوتوں سے بالا تر اور رب العالمین ہے، وہ کائنات سے بھی پہلے تھا اور ہمیشہ لا شریک اور تنہا رہے گا، اس کی رحمتیں ہمیشہ سے جاری ہیں اور ہمیشہ جاری رہیں گی۔ وہ گورے کالے، خطا کار اور معصوم، مصری اور غیر مصری میں کوئی امتیاز نہیں کرتا، ہر ذی حیات کی تمام ضروریات وہ بلا کسی تفریق کے ہی پوری کرتا ہے اور سب اس کے لطف و کرم میں برابر کے شریک ہے۔ تہرانی نے گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل تاریخ انسان کے کسی مفکر نے ایسے معبود کا نظریہ نہیں پیش کیا تھا۔ چنانچہ طاقتور کاہنوں کے اندر بغاوت کی چنگاریاں سلگنے لگیں، تمام سردار اور عمرہ اس سے برگشتہ ہو گئے، خاندان کے تمام افراد کی آنکھوں میں اس کے خلاف نفرت کی آگ ابل پڑی اور اخناتون بالکل تنہا رہ گیا۔ صرف اس کی وفادار اور محبوب بیوی نفریتی تھی جو اپنی 6 لڑکیوں کے ساتھ آخر وقت تک اپنے شوہر کی غم گسار اور سہارا بنی رہی، اور ایک دن اچانک اخناتون پر مرگی کا شدید دورہ پڑا اور وہ مر گیا۔ اخناتون کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی، تمام بیٹیوں کی شادی اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے کر دی، البتہ اس کی ایک لڑکی میاتن کی شادی نہ ہو سکی۔ ماں کے مرنے کے بعد میاتن نے اپنی شادی ایک شامی تاجر سے کر لی اور اس طرح ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑ گئی جس کا تعلق مصر کی شہنشاہیت سے بالکل نہ تھا۔ شہزادی انطانیہ اسی میاتن کی نسل سے تھی اور اسی لیے بے حد خوبصورت تھی کہ اس میں شامی خون بھی شامل تھا۔ سیٹی اول کے دور میں بھی انطانیہ شاہی خاندان کے ہوتے ہوئے بھی شاہی خاندان کی نہیں سمجھی جاتی تھی، بظاہر اس کا کوئی ہمدرد نہ تھا۔ فرعون کا میر عمارت اور مجسمہ ساد ہورم ہب
चूंकि दिल ही दिल में बातनी तौर पर अखनत उनके मजहब का पैरो था, इसलिए इन तानिया से हमदर्दी रखता था। उसी हुरम हब ने शहजादी के मकबरे का नक्शा बनाया और बजाते खुद मकबरा की तामीर में हिस्सा लिया। इसलिए मेरे अंदाजे के बमूजब मकबरा बेहद मजबूत और नाकाबिले शिकन होगा और उसकी खुदाई में ज्यादा वक्त जरूर सरफ होगा। तेहरानी ये कहकर खामोश हो गया। हसन अस्कर ने चाहा कि वो तेहरानी से कहे कि एक मर्तबा दाखिली दरवाजे की खुदाई के बाद वो एक बेहतरीन राहबर की हैसियत से पूरी पार्टी को शहजादी के संगीत ताबूत तक बासानी पहुंचा देगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपनी जुबान खामोश रखी। वो जानता था पार्टी के तमाम अफराद को कि माफूकुल फितरत समझकर वो उसकी तरफ से मशकूक हैं और उसका ये जुमला उसको और भी ज्यादा मशकूक बना सकता है, इसलिए वो खामोश ही रहा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो काफिला फिर रवाना हुआ और तकरीबन आध घंटे के मुसाफत के बाद फिर उसी जगह पहुंच गया जहां 2000 बरस से एक पत्थर पर यह तहरीर नक्श थी, महवे ख्वाब जो बेदार की जाएगी। तेहरानी के हुक्म पर मजदूरों ने एक पत्थर पर खुदाई के लिए अपना बेलचा मारा और खुदाई शुरू हो गई। हसन असगर के जोश का यह आलम था कि वो खुद भी कुदाल के जरिए पत्थर हटा रहा था। दोपहर का खाना खाए बगैर पार्टी के तमाम अफराद टीले के पत्थरों को हटाते रहे और तकरीबन 3 बजे उन्हें एक संगी दरवाज़ा नजर आया और हर शख्स की हिम्मत बढ़ गई। बस यही वो दरवाज़ा है जिसको तोड़कर हम मकबरे की असल अंदरूनी इमारत में दाखिल हो जाएंगे। हसन असगर ने चीख कर कहा, क्या तुम ये बात बिल्कुल यकीन से कह रहे हो? तेहरानी ने मशकूक लहजे में कहा, हाँ बिल्कुल यकीन के साथ। हसन असगर ने फौरन जवाब दिया। किस बुनियाद पर? तेहरानी का शक बदस्तूर बाकी था। ये एक लंबी कहानी है, फिलहाल मैं यही इल्तिजा करूंगा कि मेरी हर बात पर यकीन किया जाए, इसलिए कि इन तानिया की जिंदा लाश तक पहुंचना सिर्फ आप सबका ही नहीं मेरा भी मकसद है। लेकिन क्यों? हसामुद्दीन ने पूछा। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इस मर्तबा हसन असगर की आवाज में लोच और नरमी थी, बदली हुई गरजदार आवाज। उसकी सख्ती ने हसामुद्दीन और तेहरानी दोनों को खामोश कर दिया और दरवाजा तोड़ने के लिए मजदूरों को इशारा कर दिया गया। शाम तक कोशिश होती रही, लेकिन हद दर्जा कोशिश के बावजूद दरवाजे का एक भी पत्थर न तोड़ा जा सका और काम कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। दूसरे दिन मजदूरों की एक बड़ी तादाद के साथ काम दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इस मर्तबा खुदाई की नौयत बदल गई। आज मजदूरों की एक जमात दाखिली दरवाजे के तोड़ने पर और दूसरी जमात कोई दूसरा दरवाजा तलाश करने के लिए मुतय्यन कर दी गई। पहली टोली का निगरान तेहरानी था और दूसरी का हसन असगर। काम बड़ी मुस्तादी से हो रहा था। हसन असगर जिस टोली से काम ले रहा था उसने टीले के मगरबी जानिब खुदाई शुरू की थी। सबसे पहले मुंतशिर पत्थर हटाए गए और फिर उन पत्थरों को तोड़ा गया जो हजारों बरस से एक जगह पड़े रहने की वजह से बिल्कुल जमकर रह गए थे। और जब उन पत्थरों को तोड़कर मलबा हटाया गया तो चट्टान में एक जगह एक बड़ा शगाफ नजर आया। हसन असगर के चेहरे पर शगाफ को देखते ही मुसरत की लहरें फैल गईं। उसने मिस्री जुबान में मजदूरों को खामोश रहने और अपनी जगह खड़े रहने का इशारा किया और खुद शगाफ में दाखिल हो गया। तेहरानी और उसके दूसरे साथियों को जो दाखिली दरवाजे को तोड़ने की जद्दोजहद कर रहे थे मालूम ही नहीं था कि हसन असगर मकबरे की चहार दीवारी में दाखिल हो चुका है। वो अपने काम में मशगूल रहे और हसन असगर शगाफ के अंदर अपने कदम बढ़ाता रहा, तन्हा दिल में हौसलों और उमंगों का एक तूफान सा छुपाए हुए। लेकिन तकरीबन 20 फुट चलने के बाद रास्ता मसदूद हो गया। आगे पत्थर का एक बड़ा दरवाजा था और शगाफ जिस रुंगनुमा रास्ते में हुआ था उसकी छत बैठ गई थी। काफी देर तक हसन असगर उस जगह खड़े होकर खुदाई की नौयत पर गौर करता रहा और इसके बाद वापस आ गया। अगर जा बजाय इस इमारत का अंदरूनी हिस्सा बैठ गया है तो संगी ताबूत तक पहुंचना बेहद दुश्वार है, हसन असगर ने सोचा और फिर जैसे उसका दिल थर्रा गया। यह भी तो मुमकिन है कि जिस कमरे में तानिया का ताबूत रखा हुआ है उसकी भी छत गिर गई हो। और हसन असगर शगाफ से बाहर निकल आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसी तरह कई दिन काम होता रहा। सख्त मेहनत और मुशक्कत की सातें गुजरती रहीं। गर्मी से दहकते हुए दिन और खामोश ठंडी रातें खत्म होती रहीं। रोशनी की कमी और खंडर के अंदर की खराबी की वजह से हालत बद से बदतर होती गई। मजदूरों को आराम नहीं मिला, इसलिए खुदाई के काम की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई। हसन असगर मजदूरों की एक कलील जमात के साथ उसी रास्ते को साफ करता रहा जहां सुरंग की छत बैठ गई थी और तेहरानी पत्थर के उस बड़े दरवाजे को मुनहदिम करने की कोशिश करता रहा। लेकिन मुसलसल 1 हफ्ते की जिद्दोजहद के बाद भी किसी को कामयाबी न हुई। सिटी अव्वल के मेमार हुरम हब के इस तामीरी शाहकार को शिकस्त न दी जा सकी और सख्त मेहनत के बाद भी कोई हौसला अफजा बात न हो सकी।
पार्टी का हर शख्स परेशान था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी हसन असगर को थी। और मुख्तार, उसकी यह हालत थी कि वो घंटों महवियत के आलम में मकबरे के करीब खड़ा रहता। मजदूरों की कुदालें चलती रहती, बेलचों की आवाज बुलंद होती रहती, फावड़े पत्थरों से टकराते रहते। फिजा में एक हंगामा सा बरपा रहता। सूरज निकलता, फिर शबाब पर आता, जवाल पर आता और तारीकी की आगोश में छुप जाता, लेकिन किसी को इसका होश न रहता। हर एक की निगाह के सामने सिर्फ इंसानियत थी। उसका संगी ताबूत था, उसकी हजारों साल पुरानी नींद थी, उसकी बेदारी थी, और वो तजुर्बा था जिसका अरमान लेकर खानदान फिरौना का आखिरी फिरौन तक अपने ताबूत में सो गया था। तमाम दिन हसन असगर बेचैन रहता, अपने खेमे में टहलता रहता, सोचता रहता, उलझन से उलझता रहता, और फिर अपने खेमे से बाहर आकर खला में घूरता रहता, जैसे फिजा की बुलंदियों में, आसमान की वुसअतों में, सितारों की झुरमट में, चांद की रक्स करती हुई किरणों में किसी को तलाश कर रहा हो, कुछ पूछने के लिए, कुछ दरियाफ्त करने के लिए। और इसी तरह सुबह हो जाती। तेहरानी हसामुद्दीन से कहता, खान बहादुर साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर दस्तावेज सच्ची है, अगर मिस्र की तारीख दयानतदारी की बुनियाद पर लिखी गई है, अगर सीटी अव्वल वाकई वो फिरौन था जिसका तज़किरा माजी के गुमशुदा औराक में मिलता है, अगर इस वादी में बिखरे हुए पत्थरों के आंसू सच्चे हैं, तो हमें अपने मकसद में कामयाबी जरूर होगी, और हम न सिर्फ इंसानिया के संगी ताबूत तक पहुंचेंगे बल्कि उसको बेदार भी कर लेंगे। हसामुद्दीन, मेरा दिल कह रहा है कि ये मकबरा और इसकी आहनी दीवारें हमारे हाथों से टूटेंगी। डॉक्टर बेग थक गया था और उसके हौसले तकरीबन पस्त हो गए थे, लेकिन फिर भी वो पुरुमीद था। वो कहता, मकबरे के अंदर इंसानिया जरूर सो रही है, मैं सब कुछ मान सकता हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकता कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं या माजी की किसी गुमशुदा परछाई ने हमें धोखा दिया हो। और बूढ़ा हसामुद्दीन ठंडी सांस लेकर कहता, जब तक मेरे सरमाए में आखिरी पाई भी बाकी है, या जब तक मेरे जिस्म में जिंदगी की आखिरी सांस भी बाकी है, इंसानिया को बेदार करके रहूंगा। इसलिए कि अगर इंसानिया बेदार ना हुई तो मेरा मुख्तार दीवाना हो जाएगा। खुदा की कसम, मैं दिन में कई बार मुख्तार की आंखों में इंसानिया की तस्वीर देखता हूँ और फिर ऐसा महसूस करता हूँ जैसे मुख्तार तमाम रात शहजादी की नीली आंखों के इंतजार में जागता रहा है। एक दिन शाम तक नाकाम खुदाई के बाद डॉक्टर बेग ने तेहरानी से कहा, मेरा क्यास है कि मकबरे में एक के बाद एक कई चहार दीवारियां होंगी। पहली चहार दीवारी का मगरबी हिस्सा जिस तरफ हसन असगर खुदाई कर रहा है गिर चुकी है, जिसके मलबे ने हमारा रास्ता बंद कर दिया है, और दूसरी चहार दीवारी के पत्थर इतने बड़े हैं कि हम उनको नहीं काट सकते। फिर क्या किया जाए, पत्थरों को बहरहाल काटना है। तेहरानी ने कहा, क्यों ना हम दूसरी चहार दीवारी का एक हिस्सा बारूद से उड़ा दें। डॉक्टर बेग ने अचानक राय दी, लेकिन इस तरह इसका भी तो इम्कान है कि पूरा मकबरा गिर जाए और सोती हुई शहजादी दबकर हलाक हो जाए। नहीं डॉक्टर साहब, हम शहजादी के ताबूत तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर तलाश कर लेंगे, हमें नाउमीद होने की जरूरत नहीं। तेहरानी ने पूरी संजीदगी और मतानत से कहा। हसन असगर ने इस गुफ्तगू में कोई हिस्सा न लिया, उस पर जैसे सकूत सा तारी था। लेकिन जब तेहरानी ने उससे भी राय मांगी तो उसने खेमे से बाहर जाते हुए कहा, आज रात आप इत्मीनान से सोइए। हसन असगर आपसे वादा करता है कि वो कल दोपहर तक मकबरे का कोई ना कोई दरवाजा खुलवा देगा। हसन असगर ये ड्रामाई जुमला कहकर खेमे से बाहर चला गया और तमाम लोग एक आलमे वजूद में देर तक हसन असगर के थके थके कदमों की आवाज सुनते रहे। रात के खाने पर भी असगर मौजूद नहीं था। हर शख्स ने उसकी अदम मौजूदगी पूरी शिद्दत के साथ महसूस की, लेकिन किसी ने भी एक अनजाने खौफ के तहत उसके बारे में अमला के किसी फर्द से कुछ भी दरियाफ्त न किया। सब सो गए, लेकिन मुख्तार जागता रहा और सिर्फ ये सोचता रहा कि आखिर उसका अजनबी मिस्री दोस्त कहाँ गया होगा। हसन असगर उसका दोस्त अजनबी होने के बावजूद मुद्दतों का साथी था। चुनाचे उसकी बेचैनी बढ़ती गई। हद ये कि वो भी खेमे से बाहर निकल आया। रात तारीक थी, लेकिन मध्यम चांद की रोशनी ने अंधेरे उजाले की इम्तजाजी कैफियत पैदा कर रखी थी। चंद लम्हात मुख्तार अपने खेमे के बाहर खड़ा वादी के पुरहौल सन्नाटे की तरफ देखता रहा और उसके बाद गैर इरादी तौर पर एक तरफ रवाना हो गया। मुख्तार जिस रास्ते की तरफ चल रहा था वो कभी ऊपर की तरफ जाता था और कभी नीचे की तरफ। इंतहाई पेचदार और नाहमवार रास्ते से गुजरता हुआ वो आखिरकार उस दर्रे में दाखिल हो गया जो वादी में मकबरे से कुछ फासले पर एक बुलंद चट्टान पर खत्म होता था। रात की इस वादी में ये चट्टान किसी देव की खोपड़ी की तरह बिल्कुल बेहमवार थी। मुख्तार ने चट्टान की चोटी पर खड़े होकर देखा कि चांद की मध्यम रोशनी में दूर दूर तक हसन असगर का कोई पता न था। हद नजर तक चांदनी रात का मंजर बेहद दिलकश था।
रास्ता रात की तारीकी में गायब हो चुका था। उभरी हुई चट्टानें पहरेदारों की तरह सर उठाए खड़ी थीं। तेज हवा साए साए करती आती हुई इस तरह चल रही थी गोया भूतों का कोई रक्स कर रहा हो। खजूर के दरख्त झूम रहे थे। हजारों बरस पुराने इस कदीम मकबरे में, जहां कभी शामी, यूनानी, बाहली और एशियाई गुलामों ने अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए मौत की आखिरी हिचकी तक काम किया था और आलीशान इमारतों की बुनियाद रखी थी, दूर दूर तक किसी जीरू का पता न था। मुख्तार देर तक जमाने के इस बदले हुए रूप का अक्स देखता रहा और सोचता रहा कि उसमें और उस मुख्तार में कितना फर्क है, जो नई दिल्ली की बारौनक सड़कों पर तन्हाई का तसव्वुर तक न करता था। लेकिन यहाँ इस शहरज़दा वादी में ना तो वो तन्हाई से डर रहा था और ना मौत की तरह भयानक सन्नाटे से। हसन असगर कहाँ होगा? सिगरेट सुलगाते सुलगाते उसने एक लम्हे के लिए सोचा और एक मर्तबा फिर बुलंदी से पस्ती की गहराइयों की तरफ नजर दौड़ाई। अचानक उसने देखा कि एक पहाड़ी पुश्ता पर जो चांदनी में चमक रहा था कोई चीज रेंग रही है और फिर एक लम्हे बाद ही नजरों से ओझल हो गई। यकीनन ये कोई बेजहर जंगली जानवर था। मुख्तार ने यह सोचकर अपनी उलझनों को तस्कीन दी और फिर इधर उधर देखने लगा। वो फैसला कर चुका था कि वो हसन असगर को तलाश करके रहेगा। चुनाचे नए फैसला और इरादे के तहत उसने अपने दोस्त की तलाश के लिए एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। ये रास्ता साबका रास्ते के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसमें जगह जगह गहरे गारों का इम्कान था। कहीं जबरदस्त ढलवान थी और कहीं नाकाबिले तस्खीर चढ़ाई। लेकिन मुख्तार चलता ही रहा और एक ऐसे पुश्ते पर से जो ऊपर से काफी कुशादा था चलकर एक नाहमवार गारनुमा वादी में आ गया, जिसमें जा बजा पत्थर की झोंपड़ियों के वीरान आसार मौजूद थे। यहाँ भी बिल्कुल सन्नाटा था। अब मुख्तार को ख्याल हुआ कि अगर हसन असगर ना मिला और वो वापसी के लिए रास्ता भूल गया तो उसका क्या अंजाम होगा। वो ये भी तो भूल गया था कि वो किस रास्ते से यहाँ आया था। चुनाचे उसने चाहा कि वापस जाकर मकबरे के नजदीक वाली बुलंद चट्टान पर खड़े होकर हसन असगर को आंखों ही आंखों में तलाश करे। लेकिन अभी उसने वापसी के लिए अपना पहला कदम उठाया ही था कि उसने एक ऐसी झलक देखी कि उसके सांस में तेजी पैदा हो गई। मुख्तार ने डरी डरी नजरों से देखा कि वादी के बिल्कुल वस्त में एक इंसानी साया हरकत कर रहा है। एक ऐसा इंसानी साया जो उस तन्हा और भयानक मुकाम पर यकीनन अपना खौफनाक अक्स डाल रहा था। साए के साथ एक रोशनी भी बार बार नीचे ऊपर हरकत कर रही थी। एक लम्हे के लिए उसको उस साए पर हसन असगर का शुबा हुआ, लेकिन साए की गैर मामूली जसामत देखकर उसका ये शुबा काफूर हो गया। यकीनन ये कोई गैर बशरी कुव्वत का अक्स है, मुख्तार ने सोचा। और जैसे उसके कदम उस चट्टान पर जमकर रह गए, उसने सोचा कि वो वापस भाग जाए, लेकिन खुद एतमादी खत्म हो चुकी थी और तमाम शऊरी एहसासात पर एक अनजाना खौफ मुसल्लत हो चुका था। उसके देखते ही देखते ये साया गायब हो गया और फिर उसके अकब में बहुत दूर से एक आवाज सी आई, जैसे इंतानिया के मकबरे के बिल्कुल करीब किसी वजूद के चलने से कोई आवाज पैदा हो रही हो। मुख्तार ने अपनी सहमी हुई नजरें मकबरे पर जमा दी। मुख्तार की निगाहों के सामने पत्थर और रेत का एक बहुत बड़ा अंबार था। दाएं तरफ चांद की किरणें फैली हुई थीं और बाएं जानिब आबनूस और खजूर के दरख्तों का साया पड़ रहा था और बढ़ते हुए कदमों की आवाज करीबतर होती जा रही थी। मुख्तार के दिमाग में बहुत से ख्यालात पैदा हुए और जैसे उसे फरेरी सी आ गई। डर और खौफ के तहत उसके कदमों की आवाज करीब आ गई। बस 3-4 मिनट के बाद ये साया चांद की रोशनी में होगा। और जब चांद की रोशनी में उस साये ने अपना पहला कदम रखा तो मुख्तार के मुंह से खुशी की एक आह सी निकल गई। चांदनी में नहाया हुआ ये साया हसन असगर का था। मुख्तार ने देखा कि हसन असगर माहौल से बिल्कुल बेपरवाह होकर अंतानिया के मकबरे की तरफ जा रहा है। चट्टान से आहिस्ता आहिस्ता उतरकर मुख्तार भी वहां पहुंचा और अपने दोस्त से तकरीबन 5 गज के फासले पर एक पत्थर की आड़ में खड़ा हो गया। वो देखना चाहता था कि हसन असगर यहाँ की तन्हाई में क्या करने आया है, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा हसन असगर ने इंतानिया के मकबरे की तरफ मुंह करके अपने दोनों हाथ बुलंद किए और कहा, ए अखनातून के आखिरी वारिस, ए अहमस की महबूबा, ए हजारों साल से सोने वाली मिस्री शहजादी, देख कि आज तेरे दरवाजे पर वो आया है जो आखिरी वक्त तक तेरा सच्चा हमदर्द था। अब हसन असगर की आवाज बुलंद हुई। उसने तेज आवाज में कहा, शहजादी इंतानिया, तेरा आखिरी दोस्त गेतारी तेरे दरवाजे पर खड़ा तुझे पुकार रहा है। मुझे पहचान, मैं गेतारी हूँ, तेरा रफीक और तेरे महबूब का दोस्त। रब्बे हकीकी की कसम, तू हजारों साल से सो रही है और मैं हजारों साल से जाग रहा हूँ, इसलिए मेरी बरसों की रियाजत को खाक में ना मिला। बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ बातें करना है।
इंतानिया तो खूब जानती है कि माजी में गेतारी ने ख्वाह उसका नाम कोई भी रहा हो, तुझे कभी नहीं पुकारा। तू भी अपने निजात दहिंदा का इंतजार करती रही और मैं भी, लेकिन आज मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। अब हकीकी खुदा की कसम मेरी अकल हैरान है कि इस मकबरे के जिन अंदरूनी रास्तों से मैं सैकड़ों मरतबा गुजर चुका हूँ वो मेरे लिए नए कैसे बन गए। वो रास्ते जो हमेशा मेरे लिए खुले रहे आज बंद कैसे हो गए। इसलिए इंतानिया बाहर आ और मुझे बता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दीवार के ना टूटने का सबब क्या है? कुदालों की नाकामी का राज क्या है? इंतानिया, तुझे आसमान पर चमकने वाली मोहब्बत की देवी इशारी की कसम, तुझे रब्बे आनू की कसम, तुझे देवता अनलीस की कसम, तुझे ताकत के देवता आया की कसम, तुझे शरगम का वास्ता, बाहर आ, इसलिए कि मुसलसल नाकामी मेरा दिल तोड़े दे रही है। इंतानिया, तारीख के सफ़ात में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि या तो खुदाए आफताब की बेटी अश्तार और ज़्यूस ने मोहब्बत की और या फिर तूने अहमद से। मैं तेरी दोशीज़गी और उसकी पाकीज़गी की कसम खा सकता हूँ। इसलिए अपने इस पुराने रफ़ीक की मदद कर और मुझे बता कि मैं तेरे ताबूत तक पहुँचने में क्यों नाकाम हो रहा हूँ। इंतानिया, तुझे देवी आर्यस का वास्ता, बाहर आ, इसलिए कि मैं तुझे पुकार रहा हूँ। मैं गेतारी, अहमद का दोस्त। और फिर मुख्तार ने देखा कि मकबरे की बाहरी दीवार पर एक सफ़ेद धब्बा उभरा। उस धब्बे ने धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। अब इंतानिया हसन असगर के बिल्कुल सामने खड़ी थी। वही नीली आंखें, वैसे ही सफ़ेद लिबास, मरमरी गले में सोने का वही सांप। मैं आ गई गेतारी, मैं आ गई। मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगी, जिस तरह मुझे ये यकीन है कि तुम अपनी हज़ारों साल की नींद से बेदार होगी। गेतारी, ऐ मेरे मुनसो हमदर्द, मुझे मालूम है कि आज तुम कितना परेशान हो और यहाँ आने से कबल तुमने किस तरह अखनातून के बनाए हुए खुदा की पूजा वाले मंदिर में किस तरह अपनी कामयाबी की दुआ मांगी थी कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, इसलिए कि स्पाता की खबीस रूह हमारे रास्ते में हायल है। उसने अपनी खबासत के बल पर मकबरे की दीवारों को लोहा पिला दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं बेदार होकर अहमद से मिलूं। फिर मैं क्या करूं शहजादी? स्पाता का जिस्म बर्बाद कर दो, इसके बाद वो हशर तक के लिए हमारे रास्ते से हट जाएगा। और गेतारी, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि उसकी मेमयाई शुदा लाश कहाँ रखी हुई है। मैं समझ गया इंतानिया। ए काश ये राज मुझे पहले ही दिन मालूम हो जाता तो इतनी भी ताखीर क्यों होती। फिर मैं जा रही हूँ गेतारी, अखनातून की कसम मैं थक चुकी हूँ। हज़ार बरस की नींद ने मेरा जिस्म तोड़ के रख दिया है। और फिर मुख्तार के देखते ही देखते उसकी महबूबा की परछाई गायब हो गई। हसन असगर चंद मिनट तक महवियत के आलम में खड़ा रहा और इसके बाद तेज तेज कदमों के साथ एक अनजानी सिमत की तरफ रवाना हो गया। मुख्तार भी उसका ताक़ुब करता रहा। मुतअद्दिद पेचदार पेच रास्तों और खंडरों से गुजरने के बाद हसन असगर एक बोसीदा इमारत के खंडरों के पास जाकर रुक गया। मुख्तार ने देखा कि खंडर के मिसमार शुदा फाटक के मलबे पर एक और साया मौजूद था। अचानक फिजा में गैर इंसानी आवाज़ बुलंद हुई, गेतारी वहीं रुक जा, ये मैं हूँ स्पाता। लेकिन क्यों रुक जाऊं? गेतारी की आवाज़ में बिल्कुल नया आज़म था, इसलिए कि मैं अपने जिस्म की बर्बादी नहीं चाहता। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि शहजादी ने तुम्हें मेरा राज बता दिया है कि मैं उसके मकबरे के चारों तरफ एक आहनी हिसार खींच चुका हूँ और वह इसी सूरत में टूट सकता है जब मेरा जिस्म बर्बाद कर दिया जाए। हाँ, और तुम जानते हो कि तुम्हारा जिस्म बर्बाद करने की कुव्वत मुझ में मौजूद है। गेतारी ने ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ कहा। मालूम है, लेकिन गेतारी, क्या ये मुमकिन नहीं कि हम दोनों सुलह कर लें? मैं कमज़ोर, खबीस और शैतान रूहों से सुलह का कायल नहीं। लेकिन गेतारी, ज़रा सोचो, इंतानिया मेरी कानूनी मंगेतर है। सीटी अव्वल ने फ़िरौन की हैसियत से मेरी और उसकी मंगनी कर दी थी। कानूनन और इखलाकन वो मेरी हो चुकी थी और आज भी है। फिर मैं उसको कैसे किसी दूसरे के हवाले कर दूं? मैं बहस में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। इस पाता, इंतानिया की बेदारी मेरी ज़िंदगी का मकसद है और मैं इस मकसद को हासिल करके ही दम दूंगा। यानी मेरा जिस्म ज़रूर बर्बाद करोगे? अब इस पाता के लहजे में लजाजत थी। हाँ, ये मेरा फैसला है, क्योंकि मुझे ये राज मालूम हो चुका है। नहीं गेतारी, नहीं, रब्बे रा की कसम। इस पाता की रूह भीख मांगने के अंदाज में चीख उठी। रब्बे रा की कसम, बेकार है इस पाता। तुम्हारा रब जहालत की तारीकियों में गुम हो चुका है और दुनिया जान चुकी है कि माजी में जो तुम्हारा रब था वो सिर्फ सूरज है और आसमान का एक ताकतवर सितारा। बस चंद मिनट की मोहलत और है, उसके बाद मैं तुम्हारी मम्मी के नज़दीक पहुंच जाऊंगा। और फिर नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं इसके लिए तैयार हूं कि तुम्हें अपना मुंसिफ बनाकर इंसाफ कर लूं, लेकिन मैं तुम्हारा मुंसिफ बनने के लिए तैयार नहीं हूं। ना हो, लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रखकर कहो
कि कानूनन और इखलाकन इंसानियत मेरी है या नहीं। मोहब्बत और मोहब्बत के जज्बात कानून और इखलाक के तराजू में नहीं तोले जाते इस्पाता। इसके सौदे का ताल्लुक दिल से है और दिल जिस किसी एक का हो जाता है फिर दूसरे का नहीं होता। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारी मंगनी से कबल इंसानियत अहमस की नहीं थी? खैर, तुम रफाकत और दोस्ती के जज्बे में डूबकर इखलाक और कानून तक की कदरों तक को भूले जा रहे हो गेतारी। लेकिन याद रखो, इस दुनिया का निज़ाम उसी वक्त तक चलेगा जब तक लोग कानून और इखलाक की हदों का एहतराम करेंगे। आज तुम्हें महज इसलिए कि तुम मेरी रूह से ज्यादा ताकतवर हो इसका पूरा हक हासिल है कि तुम मेरे जिस्म को बर्बाद करने की धमकी देकर मुझसे मेरी मंगेतर छीन लो। लेकिन मैं तुम्हें दावत देता हूं कि तुम ऐसा जरूर करो। मेरा नाम भी इस्पाता है गेतारी। जाओ, अपना जिस्म बचाने की खातिर मैं अपना सहर खत्म कर रहा हूँ। इंसानियत के मकबरे के चारों तरफ मैंने जो आहनी हिसार खींच दिया था वो कल सुबह तक मोम की तरह पिघल जाएगा और तुम मकबरे का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम शहजादी इंसानियत को बेदार भी कर लोगे, लेकिन उसके बाद मुझे देखना है कि तुम इंसानियत को अहमस के हवाले कैसे करोगे। और ये कहकर इस्पाता की रूह ने एक भयानक कहकहा लगाया। देर तक उस लर्जा देने वाले कहकहे की सदाई बाजगश्त फिजा में गूंजती रही। हसन असगर दम बखुद खड़ा रहा और इसके बाद वो ठीक उसी जगह आ गया जहां मुख्तार पत्थर की आड़ में खड़ा हुआ ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। मुख्तार और हसन असगर की नजरें चार हुईं। एक मुशफ़िकाना मुस्कुराहट हसन असगर के लबों पर फैली और उसने मुख्तार के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, कहानी खत्म होने वाली है मुख्तार, इसलिए मैंने खुद चाहा था कि तुम मेरी और इस्पाता की तमाम गुफ्तगू अपने कानों से सुन लो। मैं अब कोई बात राज नहीं रखना चाहता। मैं वाकई गेतारी हूँ, तुम्हारी मिस्री जिंदगी का आखिरी रफीक। मुझ में और तुम्हारे वजूद में फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम नहीं जानते कि तुम खान बहादुर हसामुद्दीन के बेटे के अलावा अहमस भी हो। और मैं अपनी पैदाइश के वक्त भी जानता था कि मैं गेतारी हूँ। इसलिए मैं इंसानियत की बेमिसाल कुर्बानी से मुतासिर होकर ऐन उस वक्त जबकि वो जिंदा मम्मी बनाकर अपने ताबूत में लिटाई जा रही थी कसम खाई थी कि मैं ना सिर्फ इंसानियत को बेदार करके रहूंगा बल्कि उसको उसके महबूब से भी मिलाऊंगा। 3000 साल गुजर गए मेरी इस कसम को। मैं पैदा होता रहा और मरता रहा। और मुख्तार, तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि सैकड़ों दफ़ा पैदा होने और मरने के बाद भी मेरी शक्लो सूरत, खदो खाल और कदो कामत में कोई तब्दीली ना हुई और मैं आज भी बिल्कुल वही हूँ जो आज से 3000 साल कबल फिरौन सिटी के दौरे हुकूमत में था। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात सुनकर हैरत हो रही होगी, लेकिन मुख्तार, ये आलमे अरवाह मौत ना माजी है ना मुस्तकबिल, ना ज़मीन है ना आसमान, ना इस पर गुजरते हुए वक्त का कोई असर पड़ता है। तुम यूँ समझ लो कि दुनिया के नज़दीक सिटी अव्वल के दौरे हुकूमत को 3000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन चश्मे बातनी के नज़दीक ये तवील मुद्दत एक लम्हे से भी कम है। बहरहाल ये एक उलझा हुआ फ़लसफ़ा है जो मैं यहाँ चंद मिनट में तुम्हें समझा नहीं सकता। इस फ़लसफ़े का जिंदा सबूत मैं तुम्हें दिखा ज़रूर रहा हूँ और ये सबूत खुद मेरा वजूद है जो तुम्हारी निगाह में हसन असगर था, लेकिन है वो गेतारी। मुख्तार, तुम्हें याद होगा कि जब तुमने तुगलक आबाद के खंडरों की एक बुर्जी पर सबसे पहले इंसानियत की एक हल्की सी झलक देखी थी तो रास्ते में तुमको एक ऐसा इंसान भी मिला था जो मिस्री लिबास में मलबूस था। तुम जानते हो कौन इंसान था? वो मैं था मुख्तार, आज का हसन असगर और गुजरे हुए माजी का गेतारी, जिसके नज़दीक ना वक्त की कोई मुद्दत है और ना नाम के कोई मायने। वक्त कम है मुख्तार, वरना मैं तुम्हें तफसील से बताता कि यह सब कुछ कैसे हुआ। काहिरा की सड़कों पर फिरने वाला हसन असगर तुगलक आबाद के खंडरों में कैसे पहुंचा और इंसानियत ने तुम्हें अपनी झलक दिखाकर तुम्हें अपनी तरफ रागिब कैसे किया। मुख्तार मेरे दोस्त, वो वक्त बहरहाल आ गया जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था। इत्मीनान रखो, कल दोपहर तक इंसानियत के मकबरे का हर दरवाज़ा खुल जाएगा। हम दोनों उसके ताबूत के पास ज़रूर मौजूद होंगे और फिर आज का मौर्रिख अपनी आंख से देख लेगा कि अगर एक तरफ मोहब्बत की मारी हुई औरत का जिस्म हिकमत के असूलों पर हज़ारों साल तक जिंदा रहा तो दूसरी जानिब एक इंसान की रूह भी महज अपनी कुव्वत इरादी के बल पर आलमे अरवाह के सियारे हज़ारों साल तक एक ही जिस्म को अपना मस्कन बनाई रही। तुम इस पाता की खवासत से भी मुतमईन रहो। वो मुझे चैलेंज देकर गया है कि इंसानियत बेदारी के बाद भी अहमस यानी मुख्तार की नहीं हो सकती, लेकिन वो ये भूल गया है कि उसके मकासिद बुरे और मेरे मकासिद नेक हैं और जाहिर है कि नेकी और बदी की इस लड़ाई में फतह बहरहाल नेकी की ही होगी। ये ठीक है कि मैं इस पाता को मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस पाता को इस काबिल भी नहीं रहने दूंगा कि वो तुम्हें या शहजादी को कोई नुकसान पहुंचा सके। हसन असगर अभी कुछ और कहता कि उसे दूर से रोशनी नजर आई, चुनाचे उसने अपनी गुफ्तगू नामुकम्मल ही खत्म कर दी और हैरान मबहूत मुख्तार से कहा, चलो वापस चलें।
वापसी पर दोनों की मुलाकात हसामुद्दीन और उनके साथियों से हो गई। हसामुद्दीन काफी घबराए हुए थे। तेहरानी के पूछने पर मुख्तार ने बताया कि वो और हसन अस्कर दोनों मिलकर अंतानिया की मकबरा की पुरसुकून जांच पड़ताल कर रहे थे। मुख्तार के इस जवाब ने तेहरानी के अलावा सबको मुतमईन कर दिया। जवाब सुनकर तेहरानी ने हसन अस्कर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। एक अनजानी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैली और वह गर्दन झुकाकर एक तरफ चल दिया। अगर इस मुस्कुराहट की कोई जुबान होती तो यकीनन हर शख्स सुन लेता कि तेहरानी की मुस्कुराहट ने चीख चीख कर कहा था, कोई जाने या ना जाने हसन अस्कर, लेकिन मैं खूब समझ रहा हूं कि तुम कहाँ गए थे और मुख्तार तुम्हारे साथ क्यों था। इसलिए कि मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए, मिस्र के इन्हीं खंडरात में सफेद किए हैं। ये रात भी मुख्तार को जागते ही गुजरी। तमाम रात वो इंतानिया के तस्वुर में डूबा रहा और ऐसा महसूस करता रहा जैसे उसके दिमाग की तारीक गोशे बतदरीज रोशन हो रहे हैं। वो कुछ भूल रहा है, उसे कुछ याद आ रहा है, पर्दे चाक हो रहे हैं, तारीकी में रोशनी उभर रही है। कोई चीज उसके जहन के पर्दे में शगाफ डाल रही है, जैसे कोई शय उसकी आंखों के सामने आ रही है और जा रही है। कभी अंधेरा हो रहा है, कभी उजाला हो रहा है, सूरज निकल रहा है, सूरज गरूब हो रहा है, चांद बढ़ रहा है, चांद घट रहा है, बाहर आ रही है, बाहर जा रही है। और फिर जैसे बिल्कुल अचानक उसे सब कुछ याद आ गया, वो चीख पड़ा, हाँ मैं अहमस हूं। मैं बालाई मिस्र की खाना जंगी में गया था। इंतानिया मेरी महबूबा थी, गेतारी मेरा दोस्त था, और ये मैं था जिसने मिस्र को हाईकोस की बगावतों से निजात दिलाई थी। माजी के गहरे नकूश याद आते ही मुख्तार के चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की लहरें फैल गईं। अब उसे कोई उलझन नहीं थी, उसकी सोई हुई कुव्वत बेदार हो चुकी थी। उसे याद आ चुका था कि उसका शुमार मिस्र के बहादुर तरीन आदमियों में से एक था और उसका खानदान मुल्क का एक खुशहाल और मुहज्जब खानदान समझा जाता था। धीरे धीरे मुख्तार को याद आया कि इंतानिया और वो एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। बचपन की गहरी और मुखलिसाना मोहब्बत जो बतदरीज एक जवान मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। और फिर मुख्तार को अपनी मोहब्बत का एक रंगीन वाकया याद आ गया। शाम गहरी और तारीक थी, उफक पर गहरे बादल छा रहे थे, सारी कायनात पर एक रोमान अंगेज सन्नाटा तारी था और इंतानिया हूरों जैसे सफेद लिबास में उसके साथ शहर के बाहर एक बाग में टहल रही थी कि अचानक बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों ने दौड़कर एक दरख्त के नीचे पनाह ली। इस तरह दोनों का जिस्म एक दूसरे से मिला हुआ था। बारिश का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से इंतानिया ने कहा, अहमस मुझे घर पहुंचा दो, मेरी वालदा बेचैन हो रही होंगी, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं इतनी रात तक घर से बाहर रही हूं। और ये कहकर जब अहमस ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में दोशीजगी का मासूम खौफ झलक रहा था। एक ऐसा खौफ जिसमें मोहब्बत के पाकीज़ा और मुअत्तर जज्बात भी मिले हुए थे। और जवाब में अहमस ने अपने दोनों हाथों से उसके भीगे हुए चेहरे को थामकर कहा, इंतानिया तुम मेरी जिंदगी हो और जब तुम मेरी हो तो तुम्हें दुनिया की किसी कुव्वत से डरने की जरूरत नहीं। जंग से वापस आते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और तुम कब वापस आओगे? जब यह जंग फतह की सूरत में खत्म होगी, और अगर ना खत्म हुई तो बादल और जोर से गरजे तो तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। अहमस ने इंतानिया का सर अपने धड़कते हुए सीने पर रखकर कहा। इसी तरह रात बहुत ज्यादा बीत गई और जब बारिश के पानी से शराबूर दोनों घर की तरफ रवाना हुए तो बारिश की पहली बूंद की तरह दोनों पाकीज़ और कंवारे थे, लेकिन दोनों की रूहें एक दूसरे में जम हो चुकी थीं। एक अजीब सा एहसास दोनों की रूह की गहराइयों में अपना नक्श छोड़ गया था। किसी अनजाने तस्वुर से इंतानिया के रुखसार दहकते हुए अंगारा बन गए थे और उसकी नीली आंखों में हमेशा हमेशा के लिए एक शौक लेकिन शर्मीली मुस्कुराहट ने जन्म ले लिया था। एक ठंडी सांस लेकर जब मुख्तार ने खेमे की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो सुबह की रोशनी फैल रही थी। आसपास के खेमों में जिंदगी अंगड़ाई ले रही थी। खुदाई करने वाले मजदूरों की बातचीत की आवाजें फिजा में फैल रही थीं। आज मुख्तार उदास ना था, बेचैन ना था। उसे पूरा यकीन था कि आज दोपहर तक इंतानिया का मकबरा खोल लिया जाएगा। एक तवील और फातिहाना अंगड़ाई लेकर मुख्तार भी खेमे से बाहर आ गया। सामने कुछ फासले पर इंतानिया के मकबरे के बालाई हिस्सा पर सूरज की पहली किरण का रक्स हो रहा था। 1 घंटे के अंदर ही तमाम अफराद मकबरे में पहुंच गए। खुदाई शुरू हो गई। हसन असगर ज्यादा जोश में और इनहमाक से काम कर रहा था। संगीन दीवार पर बड़े हथौड़ों से चोट मुसलसल पड़ रही थी। अचानक एक मजदूर चीखा, पत्थर में दरार पड़ गई साहेब। अब सब मिलकर इस दरार को एक चौड़ी शगाफ बना दो। कुदालों की बजाय छैनियों और हथौड़ों से काम लो। एक लम्हा भी बर्बाद ना करो। हसन असगर ने चीख कर तमाम मजदूरों को हदायत की। पलक छपकते में तेहरानी वाली पार्टी को भी उस दरार की इतला पहुंच गई।
सब यहाँ जमा हो गए और काम में लग गए। दोपहर तक पत्थर में इतना बड़ा शगाफ बना लिया गया कि एक आदमी उसमें दाखिल हो सकता था। हसन असगर ने कहा, सबसे पहले मैं इसमें दाखिल होऊंगा। हसन असगर ना कहता तब भी पार्टी के किसी फर्द में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस शगाफ में दाखिल होता। खुदा का नाम लेकर एक नए अज़म और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हसन असगर उस शगाफ में दाखिल हो गया। ये लम्हात हर एक के लिए इंतहाई सबर आजमा थे। अंदर जहरीली गैस भी तो हो सकती है, डॉक्टर बेग ने दिल ही दिल में कहा और अपनी निगाहें शगाफ पर मरकूज कर दी। और मुख्तार ये सोच रहा था, इस पाता ने आखिरकार अपना फैसला वापस ले लिया, वरना नामुमकिन है कि ये पत्थर ना टूटता। चंद मिनट के बाद पसीने में शराबूर हसन असगर वापस आया। सवालिया और बेताब नजरों से हर शख्स ने उसकी तरफ देखा। 20 फुट तक रास्ता साफ है, लेकिन उसके बाद मलबे ने रास्ता मसदूद कर दिया है, इसलिए मजदूर उसमें दाखिल होकर मलबा हटा सकते हैं। हसन असगर ने सबसे मुखातिब होकर कहा, तुमने और क्या देखा? तेहरानी ने बेचैनी से पूछा। मलबा हट जाए तो एक लंबा रास्ता मिलेगा, और अगर कोई और दरवाजा ना हुआ तो चंद कुर्रों से गुजरने के बाद हम खुद को शहजादी तानिया की आरामगाह में पाएंगे। मेरा ख्याल है कि अगर मलबा साफ कर लिया जाए तो शाम से कबल ही हमारा मकसद हासिल हो जाएगा। और जैसे हसन असगर के इस जुमले ने पार्टी के तमाम अफराद के पस मुर्दा चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी। 3 बजते बजते मजदूरों ने मलबा हटा दिया। शगाफ से झांकने पर पता चला कि अब रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हसन असगर और उसके दीगर तमाम अफराद हाथ में लालटेन लेकर शगाफ में दाखिल हो गए। अंदर मुतअद्दिद मेहराबें थीं और खुले हुए दरवाजे थे। हर शख्स का दिल आने वाले खतरात के तस्वुर से धड़क रहा था, लेकिन हसन असगर बिल्कुल पुरसुकून था। जल्द ही वो एक छोटे से कमरे में पहुंच गए जो बिल्कुल सादा और नक्शो निगार से बिल्कुल खाली था। दाएं जानिब एक रास्ता था और उसमें दाखिल होने के बाद एक सुरंगनुमा रास्ता। सुरंग में बेइंतहा गर्मी थी, दम घुटता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद सब उसमें दाखिल हो गए। रास्ता ढलवान था। हसन असगर ने कहा, गालिबन हमें यह सुरंग किसी तय खाने में ले जाएगी। और वाकई तकरीबन 50 कदम चलने के बाद वो एक चौकोर कमरे में पहुंच गए जो चट्टानों को काटकर बनाया गया था। कमरे की ऊंचाई तकरीबन 9 फुट थी। कमरे में कोई सामान न था। हसन असगर और तेहरानी ने रोशनी के रूह से तमाम दीवारों को देखा। बाएं जानिब की दीवार में एक आहनी चरखी लगी हुई थी। हसन असगर ने यह चरखी पूरी कुव्वत से घुमाई और एक घन गरज आवाज के साथ दीवार का एक पत्थर हट गया। अब एक और तारीक रास्ता था। एक एक करके धड़कते हुए दिलों और मुतजस्सिस निगाहों के साथ तमाम अफराद उस रास्ते में दाखिल हुए। चंद कदमों के बाद यह रास्ता एक मेहराब नुमा दरवाजे पर खत्म हुआ, और जब सब उस दरवाजे से एक हॉलनुमा कमरे में दाखिल हुए तो हसामुद्दीन के मुंह से एक चीख निकल गई। हॉल के वस्त में एक बड़े गुलाबी पत्थर के चबूतरे पर एक ताबूत रखा हुआ था। एक ऐसा ताबूत जिसको यकीनन इंसानी हाथों ने सदियों से नहीं छुआ था। कमरे की दीवारों पर बेहद सफाई से रोगन किया था। खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। ताबूत के करीब एक संगीत तपाई रखी हुई थी और उस पर नक्श था, शहजादी तानिया इस ताबूत में सो रही है। और जब तेहरानी ने उस ताबूत के सरहाने रोशनी डाली तो उस पर कदीम मिस्री जुबान में नक्श था, सोने वाली जिसे बेदार किया जाएगा। हसन असगर और मुख्तार के अलावा हर एक के माथे पर पसीना आ गया। वो सोच भी ना सकते थे कि कामयाबी इतनी जल्द उनके कदम चूम लेगी। और नई दिल्ली के कमरे में बैठकर महज एक कदीम दस्तावेज के सहारे उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो एक जिंदा और रोशन हकीकत बनकर उनके सामने आ जाएगा। ताबूत का ढक्कन बंद था और हर शख्स खामोश था। इसी ताबूत के अंदर इंतानिया सो रही थी, 3000 साल से सो रही थी। सीटी अव्वल के एक भयानक तजुर्बे के तहत मुसलसल सो रही है और अपने महबूब का इंतजार कर रही है। लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि शहजादी मर चुकी हो और ताबूत जिसके अंदर हमें उसकी लाश मिले। डॉक्टर बेग ने दिल ही दिल में सोचा, आज का काम खत्म हो गया आकाए तेहरानी, अब कल दिन में शहजादी का ताबूत खुला जाएगा। हसन असगर ने मजबूत आवाज में कहा और कांपते हुए कदमों के साथ सब मकबरे से बाहर निकल आए। फतह की ये रात वाकई बहुत हसीन थी। पार्टी के तमाम अफराद बहुत मसरूर थे। एक नामुमकिन बात मुमकिन हो चुकी थी। तेहरानी बात बात पर कहके लगा रहा था। प्रोफेसर और डॉक्टर बेग भी बेहद खुश थे और हसामुद्दीन की तो खुशियों का कोई ठिकाना ही ना था। लेकिन शायद अभी कुदरत को उनकी मुकम्मल खुशी मंजूर न थी। खेमे का पर्दा उठा और हसन असगर ने जो गालिबन दूर से दौड़ा रहा था तेहरानी को तकरीबन झंझोड़ते हुए कहा, अभी अभी मुझे खबर मिली है कि हवारा के अरबों की एक बड़ी जमात कबीला हमाम के शेख की सरकर्दगी में इन हारजा से रवाना हुई है और उनका रुख इसी वादी की तरफ है। लेकिन उनके आने का मकसद क्या हो सकता है? हसामुद्दीन ने घबरा कर कहा, उनको खुफिया तौर पर इतला मिली है कि मालदार हिंदुस्तानियों की एक जमात किसी मदफून खजाने की तलाश में इसी वादी में क़याम पजीर है। जाहिर है कि वो हम सबको लूटना चाहते होंगे।
हसन असगर ने कहा। फिर क्या होगा? डॉक्टर बेग तकरीबन बौखला गई। अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है तवील तरीन दास्तान रोलुका एपिसोड 183। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि खुद हमने मसलहतन और ज़रूरतन हुकूमत को अपनी आमद का मकसद गलत बताया था, जिसकी वजह से हम पुलिस की कोई मदद भी नहीं ले सकते और अब इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है कि हम बजाते खुद उन हमलावरों का मुकाबला करें। लेकिन ये अरब भी तो बाकायदा मुसल्लह होंगे, तेहरानी ने कहा। हाँ, लेकिन उनकी बंदूकें तोड़ेदार और पुरानी साख्त की हैं और हम जदीद आतिशी असलहे से मुसल्लह हैं, इसलिए मुकाबला ज्यादा दुश्वार न होगा, हसन असगर ने पुरसुकून लहजे में कहा। तो तैयारी की जाए, हम हर कीमत पर उनका मुकाबला करेंगे। ये मुख्तार की आवाज़ थी। तुम यहाँ तैयारी करो और मैं मकबरे का बड़ा शगाफ बंद करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमलावर अरब उसमें दाखिल हो जाएं और शहजादी के ताबूत को नुकसान पहुंच जाए। हसन असगर जुमला खत्म करते ही खेमे से बाहर निकल गया और तेहरानी ने कहा, हसन असगर, लक्सर के बड़े बूढ़े वाकई ठीक कहते हैं। तुम वाकई मर्द आकिल हो और तुम्हें हकीकतन कोई नेक लेकिन बेहद पुरानी रूह हलौल कर गई है, तेहरानी ने ज़ेरे लब कहा। मुकाबले की तैयारी होने लगी। तमाम मजदूर भी बंदूकों से मुसल्ला कर दिए गए। जब सब तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो तेहरानी ने हसामुद्दीन से कहा, शहजादी के मकबरे की सलामती की तरफ से हमें बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए, इसलिए कि अरबों का अकीदा है कि इस वादी में गैर इंसानी कुव्वतों का असर है और यहाँ खबीस रूहें रहती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो वादी असलाफ फिरौन की तरफ रुख भी ना करेंगे और उनकी यलगार हमारी ही सिमत होगी। लेकिन आकाए तेहरानी, हमारी तादाद बिल्कुल कम है और यहाँ से करना बस्ती भी कम से कम 10 मील के फासले पर है, वरना हम फौरी तौर पर वहाँ के आदमियों से मदद हासिल कर सकते थे, हसामुद्दीन ने पसमुर्दगी से कहा। तादाद की कमी से हरासा ना हो बाबा, आप देखिएगा कि मैं कितनी शानदार जंग लड़ता हूँ, मुख्तार ने बेपरवाही से कहा। लेकिन मेरे बेटे, तुमने तो कभी बंदूक भी नहीं उठाई है। हसामुद्दीन को जवाब देने की बजाय मुख्तार सिर्फ मुस्कुरा दिया। भला वो अपने बूढ़े बाप को क्या बताता कि नई दहली के मुख्तार और यहाँ के मुख्तार में जमीन आसमान का फर्क पैदा हो चुका है। तूफान हवादिस ने हजारों बरस पुराने दौर को आज के दौर में जम करके एक मर्तबा फिर उसको जिंदा कर दिया है। वो हुस्न जो अपने दौर का बहादुर तरीन नौजवान था और जिसकी सारी उम्र जंग और सिर्फ जंग में गुजरी थी, अब हर शख्स अपने मोर्चे पर था। दूर, बहुत दूर, वादी के शुमाली तराफ में शाहराए अजीम पर रोशनी की एक किरण पहली तार की तरह कितार दर कितार खिंची हुई थी। हमलावर अरब हर लम्हा नजदीक पहुंचते जा रहे थे। एक जंगजू और तजुर्बाकार सिपा सालार की तरह मुख्तार ने खेमे के चारों तरफ और अतराफ के बुलंद टीलों पर अपने आदमी तैनात कर दिए थे और सबको हुक्म था कि जैसे ही राइफल से पहली गोली चले, हमलावर अरबों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाए। अब हमलावर बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। मुख्तार ने देखा कि दूर पहाड़ की एक चोटी पर एक घुड़सवार जाहिर हुआ, बिल्कुल अचानक, इस तरह जैसे किसी मुजस्मे में रूह फूंक दी गई है। सवार ने चंद लम्हा तक चारों तरफ देखा और फिर गायब हो गया। गालिबन वो नीचे उतर रहा था। मुख्तार भी अपनी राइफल समेत अंधेर में गायब हो गया। उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो किसी बुलंद चट्टान पर पहुंचकर हमलावरों की तादाद का सही अंदाजा कर ले। दरख्तों और पत्थरों की आड़ लेता दबे पांव वो एक चट्टान पर पहुंच ही गया। यहां से सड़क बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। अब हमलावर बिल्कुल नजदीक थे। मुख्तार ने अंदाजा लगाया कि उनकी तादाद 30 से ज्यादा न थी। मुख्तार ने उस चट्टान पर तन्हा आकर यकीनन बड़ा जबरदस्त खतरा मोल लिया था। वो किसी भी हमलावर अरबों का निशाना बन सकता था, लेकिन आबनूस के दरख्तों की गहरी छांव उसकी सबसे बड़ी मददगार साबित हुई। अंधेरे की आड़ लेता हुआ वो अपनी जगह वापस आ गया। यहाँ तेहरानी बेचैनी से उसकी राह देख रहा था। आकाए तेहरानी, उनकी तादाद 30 से ज्यादा नहीं है और सब घोड़ों पर सवार हैं और गालिबन वो हमको गाफिल समझ रहे हैं, क्योंकि उनके आने का अंदाज इंतहा इत्मीनान और सुकून का मुजाहिरा कर रहा है और उनकी यही गलत फहमी उनकी मौत का सबब बनेगी। बहरहाल खुदा हमें इस जंग में कामयाब करे, तेहरानी ने कहा। कामयाबी इसी सूरत में मुमकिन है कि हम या तो तमाम हमलावर अरबों को कत्ल कर दें या जिंदा गिरफ्तार कर लें, क्योंकि अगर उनमें से एक भी जिंदा बचकर निकल गया तो उनका अगला हमला इंतहाई खौफनाक होगा और फिर हम उनकी तादाद का मुकाबला न कर सकेंगे। मुख्तार ने सरगोशी की। और यह भी तो मुमकिन है कि उनका रुख हमारी तरफ ना हो और वो किसी और तरफ जा रहे हों, तेहरानी ने पुरुमीद लहजे में कहा। हाँ, इसका भी इम्कान है, लेकिन बाहर सूरत हमें जंग के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। दूर, बहुत दूर से फायर की आवाज़ आई और मुख्तार ने देखा कि एक अरब घुड़सवार आगे भाग रहा है। यकीनन ये कोई और बात है, ये हमला हम पर नहीं है, बल्कि शायद इसी घुड़सवार का ताकुब किया जा रहा है। मुख्तार ने सोचा और फिर सूरत हाल का अंदाज़ा करने लगा। मुख्तार का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। हमलावर अरब अपने किसी दुश्मन का ताकुब कर रहे थे।
तकरीबन 20 मिनट के अंदर सड़क बिल्कुल साफ हो गई और ताक्कुब करने वाले अरब अपने दुश्मन पर फायरिंग करते हुए बहुत दूर निकल गए। मैं नतीजे से बिल्कुल नाउमीद हो गया था। मुख्तार ने मुतमईन अंदाज में कहा, खैर बावर्ची से कहो कि सबके लिए कावा तैयार करे और उसके बाद सोया जाए। हमारे सफर का सबसे अहम दिन कल होगा, इसलिए कि हमें कल शहजादी को बेदार करना है। हसन का इंतजार किए बगैर कावा पीकर तमाम अफराद अपने अपने खेमों में वापस सोने के लिए चले गए। मुख्तार भी राइफल सरहाने रखकर सो गया। उसी रात मुख्तार ने ख्वाब देखा कि वो बिल्कुल तन्हा शहजादी के मकबरे पर खड़ा है और किसी नामालूम रास्ते से दाखिल हुआ है। गुलाबी पत्थर में शहजादी का ताबूत बिल्कुल उसी तरह रखा हुआ है जिस तरह उसने दिन में रखा था। अचानक निहायत आहिस्ता आहिस्ता ताबूत का ढक्कन ऊपर उठने लगा। फिर एक मरमरी हाथ ताबूत से बुलंद हुआ और मखरूती उंगलियों ने कोई इशारा किया। मकबरे की तारीकी में एक हल्की सी रोशनी ताबूत से निकलकर बाहर फैली कि अचानक फिजा में एक भयानक कहकहा बुलंद हुआ, इंतानिया, तुम अपने महबूब से नहीं मिल सकती। तुम्हारा मंगेतर ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। और ताबूत का ढक्कन दोबारा बंद हो गया। मुख्तार की आंख खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। खौफ से उसकी हालत गैर हो रही थी। अपने पलंग से उतरकर वो खेमे के बाहर आया। चांद की मध्यम रोशनी में हसन असगर रेत पर दबे पांव टहल रहा था। मैं इसलिए नहीं सो रहा कि मुझे स्पार्ता की खबीस रूह से हर वक्त खतरा है और वह तुम पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, हसन असगर ने पुरसुकून अंदाज में कहा और फिर टहलने लगा। मैं जानता हूं कि तुम यकीनन अपना कोई भयानक ख्वाब सुनाने के लिए मेरे पास आ रही हो, लेकिन मुख्तार, ख्वाबों के पीछे दौड़कर परेशान ना हो। नहीं हसन असगर, मैं कतई परेशान नहीं हूं और अब तो मुझे भी सब कुछ याद आ गया है। क्या याद आ गया है? यही कि मेरा नाम अहमस है। लेकिन अहमस, तुम्हें सिर्फ सिटी अव्वल के दौर के वो वाकयात याद आए होंगे जो तुम्हारी मौत तक हुए थे। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बाद और अपने बाद तक के तमाम वाकयात याद हैं। खुदा की कसम, अगर मैं इस पुरानी तारीख को लिखने बैठूं तो दुनिया हैरान रह जाएगी। मसलन, मुख्तार ने इस्तराबी अंदाज में कहा, मसलन मैं ये बताऊं कि इसी मिस्र ने दुनिया की सबसे पहली मुतलिकुल अनान मलका हथी पक पैदा की थी, जिसने पूरे 22 साल तक दुनिया के सबसे ज्यादा खुशहाल, मुहज्जब और ताकतवर मुल्क को अपनी मुट्ठी में रखा। इसी मिस्र ने दुनिया का पहला बैनुल अक़वामी फातेह वीमस पैदा किया था, जिसने मौजूदा मशरिक़ वुस्ता पर पूरे 19 हमले किए और मिस्र को एक नई तहजीब, एक नई दौलत और जिंदगी की एक नई करवट से रोशनास करवाया। और इसी मिस्र ने तारीख़ इंसानी के पहले मौजूद फलसफी, मुफक्कर, शायर और बादशाह अखनातून को पैदा किया, जिसने दुनिया को तौहीद का दरस दिया और बुत परस्ती की एलानिया मुखालफत की। मुख्तार, मिस्र का हर गोशा और हर गोशे में फैला हुआ हर पत्थर एक मुकम्मल तारीख है और मैं उस तारीख का आंखों देखा मौर्रिख हूँ। एक ऐसी तारीख का मौर्रिख जो किताबों में मिलती है। मिसाल के तौर पर थीबस के सामने नील के किनारे मगरबी किनारे पर वीरा अल बहरी नाम का एक कदीम मंदिर मौजूद है, जिसके बारे में मौर्रिख सिर्फ ये जानते हैं कि वो मिस्र की पहली मलका हथशेबसुत ने अपनी यादगार के तौर पर बनवाया था। आज के सयाह उसके तर्ज तामीर और दिल नशी नक्काशी और मुसव्वरी देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि मलका ने यह अजीमुशान मंदिर क्यों तामीर करवाया, जबकि मिस्र में उस वक्त भी आमन देवता के और भी लातादाद मंदिर मौजूद थे। खुदा की कसम मुख्तार, मैं इस वादी की पूरी तारीख जानता हूँ। इस वादी में मौत की अब्दी नींद सोने वाले हर मिस्री फरमारवा की दास्तान जानता हूँ, और सिर्फ इसलिए जानता हूँ कि मुझे इंतानिया की मुसलसल नींद नापसंद थी। मैं उसको बेदार करना चाहता था। मैं उसे उसके बिछड़े हुए महबूब से मिलाना चाहता था और मैं अपनी वो कसम पूरी करना चाहता था जो मैंने उसके ताबूत का ढकना बंद होते वक्त खाई थी। मुख्तार, हर जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है और जब ये मकसद पूरा हो जाता है तो जिंदगी थक जाती है, थक कर सो जाती है और दुनिया कहती है कि फलां इंसान मर गया। मेरी जिंदगी का भी एक मकसद है। यही वो मकसद था जिसने सदियों तक मुझे मुख्तलिफ नामों से जिंदा रखा और मुझे अपना मकसद और सिर्फ अपना मकसद याद रहा। सोचता हूँ कल जब इंतानिया की बेदारी के बाद ये मकसद पूरा हो जाएगा तो मेरी जिंदगी भी बेमकसद हो जाएगी और जाहिर है कि बेमकसद जिंदगी की मंजिल मौत के सिवा और कुछ नहीं होती। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ पाया गेतारी। मुख्तार को उलझन सी होने लगी। मतलब बिल्कुल साफ और वाज़ेह है मुख्तार। तुम जिस गेतारी को हसन असगर के रूप में देख रहे हो वो हजारों साल पहले मर चुका था, लेकिन एक मकसद की खातिर मौत उस पर काबू पाती रही और हार खाती रही और वह मुख्तलिफ नाम बदलता रहा। उसकी रूह एक रही, जिस्म एक रहा, खदोखाल एक रहे, जहन एक रहा। सिर्फ नाम बदलते रहे और वक्त तेजी से भागता रहा। अब तुम खुद बताओ कि जब ये मकसद मुकम्मल हो जाएगा तो गेतारी की जिंदगी की, जो मरने के बावजूद जिंदा था, क्या जरूरत बाकी रह जाएगी? और फिर जिंदा रहते रहते, दुनिया देखते देखते, कौमों का अरूज व ज़वाल देखते देखते, तहजीब व तमद्दुन का उतार चढ़ाव देखते देखते
तुम्हारा गेतारी भी थक गया है और वो अपने असलाफ की तरह एक गहरी और ना बेदार होने वाली अब्दी नींद सो जाना चाहता है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि इंतानिया की बेदारी के बाद तुम ही दोनों को? मुख्तार यहाँ तक कहने पाया था कि हसन असगर ने बात काट दी। हाँ, मैं तुम दोनों को ही नहीं, इस फानी दुनिया की हर शय को छोड़कर चला जाऊंगा। अगर कल शहजादी बेदार होती है तो तुम यूं समझ लो कि आज की रात तुम्हारे दोस्त गेतारी की जिंदगी की आखिरी रात है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं कल शाम का डूबता हुआ सूरज अपनी मादी आंखों से ना देख सकूंगा। अस्सलामु अलैकुम। पेशे खिदमत है रोलुका, एपिसोड 184। नहीं हसन असगर, ऐसा नहीं हो सकता। मुख्तार तकरीबन चीख पड़ा। ऐसा तो होकर रहेगा। इंतानिया बेदार होगी तो गेतारी अपना आखिरी सफर जरूर बांधेगा। इसलिए तुम यानी अहमस वसीयत भी सुन लो। कदीम दस्तावेज में इंतानिया की बेदारी के लिए जिन दवाओं का तज़किरा है वो मैंने तरतीब से उसके ताबूत के पास वाली तपाई पर रख दी हैं। ये दवाएं पहले से ही कमरे की एक संगीन अलमारी में मौजूद थीं। कोई दवा और कोई मुरक्कब कम नहीं है। जैसे ही इंतानिया बेदार होकर अपनी जिंदगी की पहली अंगड़ाई लेगी और जैसे ही वो अपनी लंबी पलकों को उठाकर हम दोनों को देखेगी और जैसे ही उसके शबनम से ज्यादा पाकीज़ा और फूलों से ज्यादा नाजुक लबों पर कंवारी मुस्कुराहट फैलेगी, मेरा मकसद हयात पूरा हो जाएगा और फिर मेरी आंखें बंद होने लगेंगी और मैं महज चंद लम्हात के अंदर अपने असलाफ के मस्कन की तरफ वापस लौट जाऊंगा। मेरा बेजान जिस्म वहीं अकड़ कर रह जाएगा। मेरी कोई कब्र न बनाना मुख्तार। इंतानिया का ताबूत खाली होगा, बस तुम उसी ताबूत में मुझे लिटा देना और उसका ढक्कन बंद कर देना, और जब इंतानिया को लेकर मकबरे से बाहर निकलना तो मकबरे का दाखिली दरवाज़ा भी बंद कर देना। मुख्तार, तुम्हें कल के बाद एक नई जिंदगी शुरू करनी है, एक ऐसी जिंदगी जिसका अरमान इंतानिया की हर सांस में मौजूद होता था। इसलिए मेरी मौत पर एक भी आंसू न बहाना, गम का कोई इजहार न करना, चेहरे पर मलाल की एक भी लकीर न पैदा होने देना और मुड़कर भी मेरे ताबूत की तरफ न देखना। स्पाता का खबीस वजूद मेरे जहन में कांटे की तरह खटक रहा है, लेकिन अभी काफ़ी वक्त है। इंतानिया की बेदारी से कबल ही मैं उसका भी बंदोबस्त करूंगा और वो भी तुम दोनों के मुकाबले पर हमेशा हमेशा के लिए नाकारा होकर रह जाएगा। मुख्तार, जिंदगी एक बड़ी प्यारी चीज़ का नाम है, इसलिए आखिरी सांस तक उसका लुत्फ उठाना यही जिंदगी की सबसे बड़ी सादत है। हसन असगर अभी कुछ और कहता, लेकिन मुख्तार ने उसकी बात काट दी। इसका मतलब यह है कि इंतानिया की बेदारी के लिए मुझे अपने दोस्त को कुर्बान करना पड़ेगा। मैं एक जिंदगी देकर दूसरी जिंदगी लूंगा। नहीं हसन असगर, नहीं गेतारी, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने अपनी वसीयत बयान कर दी, अब मेरा भी आखिरी और अटल फैसला सुन लो। अगर इंतानिया की बेदारी का मतलब हसन असगर के नेक वजूद की मौत है तो इंतानिया कभी बेदार ना होगी। वो सो रही है और सोती रहेगी। बच्चों की सी बातें न करो मुख्तार, कहानी को खत्म होना चाहिए। इंतानिया सोते सोते थक गई है और मैं जागते जागते थक गया हूँ, और अब जबकि मैं सब कुछ तुमको बता चुका हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी वसीयत पर लफज ब लफज अमल करोगे। अच्छा, अब जाओ, सो जाओ। कल दिन में हम सबको बेइंतहा काम करना है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन हसन असगर, इतनी बात याद रखना कि अब इंतानिया सोती ही रहेगी। मुख्तार दिल शिकस्ता होकर मामले के इस नए पहलू पर गमजदा होकर वहां से चला आया और हसन असगर चांदनी में नहाए हुए एक बुत की तरह वहीं खड़ा रहा। वादी में बिल्कुल सन्नाटा तारी था। हवा सर्द होकर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। खजूर की शाखें दम बखुद खड़ी थीं और नील का पानी उछल उछल कर बह रहा था। हसन असगर ने एक ठंडी सांस ली, गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, माहौल की उदासी पर एक तायराना नजर डाली, फिर मुख्तार के खेमे और इंतानिया के ऊंचे मकबरे की तरफ देखा। गोया नजरों ही नजरों में वो सबको अलविदाई सलाम कर रहा हो। रात में अरबों के गैर मुतवक्का हमले ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए थे। नाश्ते की मेज पर डॉक्टर बेग ने कहा और प्रोफेसर ने गर्दन हिलाकर अपनी तरफ से भी इस ख्याल की तायीद कर दी। आप ठीक कहते हैं, हसामुद्दीन ने कहा। बाखुदा, मैं तो अब तक कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। हालांकि बज़ाहिर अब कोई खतरा नहीं रहा। ये कहकर उसने फरशत जाने वाली सड़क पर जो दूर से एक मोटी लकीर मालूम हो रही थी गौर से देखा। हसन असगर की तरफ से बरवक्त खबर ने हम सबको होशियार कर दिया, वरना अगर वाकई वो हमला होता तो हम सोते के सोते ही रह जाते। प्रोफेसर ने चाय का घूंट हलक से नीचे उतारते हुए कहा। वाकई वो बहुत होशियार और नेक आदमी है, तेहरानी ने कहा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमें मिल गया, या किसी असरार के तहत खुद उसने हमें तलाश कर लिया। दोस्तों, मेरा तो ख्याल है कि ऐसा शख्स अब मिस्र में कभी पैदा ना होगा, क्योंकि उसमें यकीनन बाज ऐसी सिफात हैं जो सिर्फ मौतुल बशर में ही होती हैं। खैर, अब आज का क्या प्रोग्राम है? हसामुद्दीन बोला। ताबूत का वजनी ढक्कन खोलना और शहजादी को बेदार करना, तेहरानी ने जवाब दिया। बिलफर्ज मुहाल, अगर ये मान लिया जाए कि ताबूत खाली होगा तो? डॉक्टर बेग हमेशा तस्वीर का दूसरा रुख देखने के आदी थे। नहीं, वो खाली नहीं होगा। दस्तावेज के मुताबिक
اس کا ڈھکن رامیز کے دور حکومت کے بعد آج تک نہیں کھولا گیا۔ تہرانی نے پورے یقین کے ساتھ کہا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تابوت نہ کھولا گیا تب بھی اس مقبرے میں ہمارے علاوہ اور بھی کچھ لوگ کبھی نہ کبھی ضرور داخل ہوئے ہوں گے، اور میری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ مقبرے میں انتانیہ سے متعلق کوئی سامان موجود نہیں ہے، جبکہ قدیم مصر میں رواج تھا کہ وہ مصر میں مردے کی ہر چیز رکھ دیا کرتے تھے اور تمام کمروں کو آرائش کے انداز میں سجا دیتے تھے۔ ڈاکٹر بیگ نے رائے دی، آپ کی بات کرین کیا ضرور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عرب بدوؤں کا کوئی گروہ اس کی کوئی دیوار کو توڑ کر اس میں داخل ہوا ہو اور تمام سامان اٹھا لے گیا ہو، لیکن یہ تابوت کھولا گیا ہے یہ بات میں نہیں مانتا، تہرانی نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ حسام الدین نے دریافت کیا۔ اس لیے کہ تابوت کا ڈھکن کافی وزنی ہے، وہ توڑا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بیگ نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ناشتے کے فوراً بعد تمام ضروری سامان مقبرے کے اندر پہنچا دیا جائے، اور ہاں، ابھی تو آپ کو وہ اشیاء بھی مقبرے میں تلاش کرنی ہے جن کے بغیر انتانیہ کی بیداری محال ہے اور جس کا تذکرہ قدیم دستاویز میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وہ میں تلاش کر چکا ہوں۔ خیمے میں داخل ہوتے ہوئے حسن اصغر نے بالکل ڈرامائی انداز میں کہا، آپ لوگوں کے علم کے بغیر میں تمام رات انتانیہ کے مقبرے میں موجود رہا اور میں نے تابوت کے قریب والی تپائی پر تمام دوائیں اور مرکبات ترتیب سے رکھ دیے ہیں۔ کم از کم مجھے یعنی آقائے تہرانی کو تمہاری ذات سے یہی امید تھی۔ شکریہ، حسن اصغر نے مسکرا کر کہا، اور اب ہمیں وہاں جانے میں تاخیر نہ کرنی چاہیے۔ انتانیہ کی بیداری کا کام جس قدر جلد ختم ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور مختار کی آنکھیں اس تصور سے ہی کانپ گئیں کہ جو حسن اصغر زندگی کی بھرپور ساعتوں کے ساتھ اس وقت ہم سب کی نگاہوں کے سامنے مسکرا کر باتیں کر رہا ہے، وہ انتانیہ کے بیدار ہوتے ہی مر جائے گا۔ حسن اصغر نے مختار کے چہرے کے یہ تاثرات بھانپ لیے اور فوراً خیمے کے باہر چلا گیا۔ مختار نے چاہا کہ وہ اس وقت جبکہ پارٹی کے تمام افراد ایک ہی جگہ موجود رہیں وہ ایسا نہ کرے۔ انتانیہ کی محبت، اس کا حسن، اس کی نیلی آنکھیں، اس کا جسم، اس کی مخروطی انگلیاں، اس کا شبہات سے بھرپور جسم اور اس کے انتظار کے طویل لمحات اس کے جذبات پر حاوی ہو گئے اور وہ خاموش رہ گیا۔ 10 بجتے حسن اصغر کی قیادت میں پوری پارٹی ساز و سامان کے ساتھ شہزادی کے مقبرے میں داخل ہو گئی۔ پہلی سرنگ کے خاتمے پر مختار نے حسن اصغر کے چہرے پر نظر ڈالی اور کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے فاتحانہ تبسم کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ غالباً دونوں اپنے اپنے فیصلوں پر قائم تھے، لیکن ایک کا فیصلہ آہنی تھا اور دوسرے کا نیم آہنی۔ ایک کا تعلق انسان کی وفات سے تھا اور دوسرے کا جوانی کے اندھے جذبات سے۔ تابوت کے قریب پہنچ کر تہرانی نے 4 مشالیں جلا کر کمرے کے چاروں گوشوں میں نصب کر دیں اور اس طرح پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ نیز روشنی میں مختار نے دیکھا کہ تابوت کے پتھر پر کوئی عبارت کندہ تھی، لیکن مقبرے کی دیواروں پر نہایت خوبصورتی سے رنگ و روغن کیا ہوا تھا۔ کمرے میں بے حد گرمی تھی، فضا میں گھٹن سی تھی اور ہر شخص خاموش تھا، لیکن تہرانی سے یہ خاموشی برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اپنی بھاری آواز میں کہا، شہزادی انتانیہ کا نام جا بجا کندہ نظر آ رہا ہے۔ کمرے کی زیب و زینت کا بھی معماروں نے کافی خیال رکھا ہے، یقیناً یہاں سنگ تراشی کے ذریعے اپنے دور کی بہترین تصاویر نقش کی گئی ہیں۔ یہ نیل کے گہرے پانی پر کشتیوں کے جلوس، کاہن کی عارفانہ بے خودی، تجہیز و تکفین کی رسومات کی تکمیل کا منظر اور اسی قسم کے دوسرے مناظر اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی آفری طلب ہیں۔ قدیم مصریوں کے نزدیک کمل کا پھول اور آئینہ حیات جاوید کی نشانیاں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں بھی کمرے کی دیواروں پر جگہ جگہ بنی ہیں۔ تہرانی نے اپنی بات ختم کر کے مختار کی طرف دیکھا جو گردن جھکائے ایک عالم بے خودی میں تابوت کو دیکھ رہا تھا، اس کے چکنے پتھر کو چھو رہا تھا اور بار بار ٹھنڈی سانسیں لے رہا تھا۔ نزدیک کی تپائی پر تشتریاں، پیالے، شیشے اور سونے کے بنے ہوئے 7 چراغ رکھے ہوئے تھے، اور یہی وہ چیزیں تھیں جو انتانیہ کی بیداری میں استعمال ہونے والی تھیں۔ ڈاکٹر بیگ کبھی تابوت کی طرف دیکھتا اور کبھی تپائی پر رکھے ہوئے سامان کی طرف۔ اسی اثنا میں اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک شیشے کو جس میں کوئی سیال مادہ بھرا ہوا تھا اٹھانا چاہا کہ تہرانی چیخ پڑا، نہیں ڈاکٹر، ابھی کوئی شے مت چھوئیے، اور کبیدہ خاطر ہو کر ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تپائی پر رکھی ہوئی چیزیں وہی ہیں جن کی تفصیل دستاویز کے ضابطے میں درج ہے۔ یہی وہ عناصر ہیں جو آج سے تقریباً 3000 سال پہلے دیوتا را کے آخری کاہن نے انتانیہ کو جگانے کے لیے متاثرین کے لیے ترتیب دیے تھے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مجھے اس پر حیرت ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان دواؤں میں بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہیں تہرانی، یقیناً یہ کوئی سحر ہے، اس کا تعلق علم طب سے نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر بیگ کے چہرے پر واقعی حیرانی ٹپک رہی تھی۔ یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، ناقابل یقین باتوں اور مظاہروں کو انسان نے ہمیشہ سے سحر کہا ہے۔ تہرانی نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بہرحال جو کچھ ہے ہمارے سامنے ہے، اور اب ہمیں ڈھکن کھولنے کی تیاری کرنی چاہیے۔
جو آلات ہمارے پاس ہیں ان کی مدد سے زیادہ وقت صرف ہونے کا امکان نہیں ہے، لیکن پھر بھی 1 گھنٹہ ضرور لگے گا، کیونکہ کام شروع کرنے سے پہلے حد درجہ احتیاط اور بہت سی دیگر تدابیر ضروری ہیں۔ حسن اصغر نے گفتگو میں کوئی دلچسپی نہ لی اور غور سے پروفیسر ارشد کے اکتائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے دھیمی آواز میں پروفیسر کو مخاطب کر کے کہا، غالباً اس وقت بھی آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ شہزادی انطانیہ کی روایت بے بنیاد ہے۔ اس نام کی شہزادی کا کوئی وجود نہ تھا، بلکہ یہ ان مذہبی پیشواؤں کا گڑھا ہوا کوئی افسانہ ہے جو کمزور اعتقاد مصریوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تصنیف کیا گیا تھا۔ لیکن پروفیسر صاحب، 2 گھنٹے کے اندر جب انطانیہ اپنی جھیل جیسی شفاف اور پرسکون آنکھیں کھول کر آپ سب کو دیکھے گی تو آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، اور غالباً اس کے بعد آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ علم کیمیا اور طب قدیم کے بارے میں آپ نے ابھی تک جو کچھ پڑھا تھا اس کی حیثیت ابتدائی اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن پروفیسر نے حسن اصغر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔